एक लो ग्रेड ऑक्टोपस बीस्ट सड़क किनारे मरने की हालत में पड़ा हुआ था। मैंने बस एक नजर डाली और तुरंत फैसला कर लिया कि मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और इसे अपना बीस्ट बनाऊंगा। सड़क पर खड़े हाई स्कूल स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। जो कभी जीनियस था अब सिर्फ एफ रैंक टैलेंट के साथ जागा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे उस ऑक्टोपस बीस्ट को अपने बीस्ट स्पेस में रख लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं देख सकता था कि उस ऑक्टोपस का एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन कंपैटिबिलिटी 90% था। घर वापस आके मैं देखता हूँ कि छोटा ऑक्टोपस और भी ज्यादा कमजोर हो गया है। तभी मेरा सिस्टम, जो मेरे एफ रैंक टैलेंट से जुड़ा हुआ था, मेरी जरूरत को महसूस करता है और एक ठंडी मैकेनिकल आवाज आती है, एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन फ्यूज करना है क्या। मैं बिना सोचे फ्यूजन कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं सोचता हूँ, एक अजीब सी खून की बूंद उस स्पिरिट टेंटिकल बीस्ट के शरीर में गिरती है। फ्यूजन सफल हो जाता है। उस बीस्ट का ब्लड लाइन लो ग्रेड से बदलकर सीधे फॉरबिडन ग्रेड हो जाता है। अगले ही पल जो बीस्ट मरने वाला था वो अचानक जोर जोर से तड़पने लगता है। उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगता है और वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका था जिसका सिर ऑक्टोपस का था, शरीर इंसान का और पंख बैट जैसे थे। मैं हैरान होकर बोल पड़ता हूँ, यह तो कतुलू है। हालांकि ये कतुलू अभी छोटा था, लेकिन असली कतुलू पहाड़ों से भी बड़ा होता है। उसका एक वार ही फुसांग आइलैंड को खत्म कर सकता है, लेकिन इतना छोटा कतुलू भी मुझे हिला देने के लिए काफी था। उसकी एक नजर से ही मेरे दिमाग में अनगिनत आत्माओं की फुसफुसाहट गूंजने लगती है, जो मुझे पागलपन की तरफ खींच रही होती है। लेकिन तभी मेरा एफ रैंक टैलेंट एक्टिव हो जाता है और मेरा दिमाग तुरंत शांत हो जाता है। उसी समय मेरे सामने खड़ा कतुलू धीरे धीरे झुक जाता है, जैसे वो मेरे सामने सरेंडर कर रहा हो। ये देखकर मैं बेहद खुश हो जाता हूँ। मैं तुरंत उसका स्टेटस चेक करता हूँ। नाम कतुलू, टाइटल लॉर्ड ऑफ रिया, मास्टर ऑफ स्पाइरल अबिस, ग्रेट कतुलू, टैलेंट इमॉर्टैलिटी और रिजनेशन। ये देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ। इसका मतलब था कि मेरा कतुलू कभी सच में मर नहीं सकता। एक एंशिएंट ओवरलॉर्ड के लिए ये बिल्कुल सही था। वो अभी सिर्फ शुरुआती स्टेज में ही इतना खतरनाक था, तो जब वो पूरी तरह बड़ा होगा तब क्या होगा, ये सोचकर ही दिमाग हिल जाता है। उसका एट्रीब्यूट वाटर था, जो कतुलू के लिए बिल्कुल फिट बैठता था। कतुलू की कहानी में भी वो हमेशा पानी से जुड़ा हुआ होता है। उसके ज्यादातर जीव भी पानी में रहने वाले होते हैं, और सबसे बड़ी बात, पानी का कोई सीधा काउंटर नहीं होता, इसलिए उसे कभी भी एट्रीब्यूट डिसएडवांटेज की चिंता नहीं होगी। उसकी स्किल्स भी उतनी ही खतरनाक थी। टेंटिकल स्ट्राइक और मास मैडनेस, उसकी अफेक्शन वैल्यू भी मैक्स थी और लॉक थी, मतलब वो कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। लेकिन एक कमी भी थी। कतुलू अपने मास्टर के दिमाग पर बहुत भारी मेंटल प्रेशर डालता है, लेकिन मेरा टैलेंट एल्ड्रिच था, जो भले ही बीस्ट को बूस्ट ना दे, लेकिन मास्टर को बहुत मजबूत दिमाग देता है, जिससे कोई भी मेंटल इंटरफेरेंस मुझ पर असर नहीं करता। इसलिए मैं और कतुलू एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे। अब कतुल मेरे साथ था तो ग्रैंड बीस्ट एग्जाम मेरे लिए लगभग जीत जैसा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, क्या आप इस कहानी के अगले हिस्से को प्रोसेस करना चाहेंगे? मिशन इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में एडमिशन पाना, रिवॉर्ड प्राचीन ब्लड लाइन की एक बूंद। दूसरी मिशन को देखते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। अभी अभी बीस्ट बॉन्डिंग मिशन पूरा करने के बाद मैं अच्छी तरह जानता था कि ये एंशिएंट ब्लड लाइन कितनी पावरफुल थी। हालांकि इंपीरियल कैपिटल एकेडमी दक्षिया देश का सबसे एलीट इंस्टीट्यूट था, जहां देश का हर जीनियस जाने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे पास एक ऐसा कतुलू था जो ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन में सबको साफ कर सकता था। इसलिए ये मिशन मेरे लिए मामूली था। मिशन एक्सेप्ट कर लिया गया। हालांकि ग्रैंड बीस्ट एग्जाम अभी नहीं आया था, पर कल एक प्रैक्टिस एग्जाम होना था। मैंने कतुलू की तरफ देखा और उसे जितना ज्यादा देखता वो मुझे उतना ही पसंद आता। जब मेरा मन भर गया तभी मैंने उसे वापस बीस्ट स्पेस में भेजा, जहां मैं सेलिब्रेट कर रहा था। वहीं दूसरे लोग दुखी थे। जो यान, जो उन 400 कॉल्ड जीनियस में से एक था, उसकी हालत काफी खराब थी। डैड ली मोरान अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। उसने सबके सामने मुझे मारा और मुझे लगभग इस हालत में छोड़ दिया कि मैं कभी बच्चे न कर पाऊं। आपको मेरे लिए रिवेंज लेना ही होगा। जो यान चिंग अपने पिता जो वेन जांग के सामने बैठा रोते बिलखते अपनी शिकायतें सुना रहा था। उसने पहले कभी ऐसी ह्यूमिलिएशन नहीं झेली थी। जो कॉर्पोरेशन की जेब में पूरा युएलान शहर था, और ली मोरन तो कुछ भी नहीं था, बस एक एफ रैंक टेमर। उसे खत्म करना तो बच्चों का खेल था। जो वैन जांग में हाथ उठाया और अपने बेटे को चुप कराया। यान, मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि बड़े मोमेंट्स में दिमाग ठंडा रखो, अपनी तरफ देखो। जिस पल गुस्सा हावी होता है, अकल खिड़की से बाहर भाग जाती है। ली मोरन को मारना सिंपल है, लेकिन उसके बाद क्या? यूनियन मर्डर प्रोहिबिट करता है। जिस मोमेंट जो कॉर्पोरेशन उस लाइन को क्रॉस करेगा, गवर्नर ऑफिस सवाल पूछना शुरू कर देगा। तुम्हें पता है, वो काफी टाइम से जो कॉर्पोरेशन को तोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तुम इस कॉर्पोरेशन के वारिस हो। तुम सिर्फ पर्सनल दुश्मनी के बारे में नहीं सोच सकते, तुम्हें बड़ा पिक्चर देखना होगा। एक बेकार इंसान को खत्म करने और जो कॉर्पोरेशन को प्रोटेक्ट करने के बीच ज्यादा मैटर क्या करता है? ये सुनकर जो यान चुप हो गया। उसने इतना आगे का नहीं सोचा था। काफी सोचने के बाद उसने माना कि उसके पिता सही थे। एक बार जब वो रिस्क समझ गया तो जो यान चिंग ने कहा, मैं समझ गया डैड, मैं ली मोरन के पीछे नहीं जाऊंगा। जो वेन जांग ने कहा, नहीं, तुम अभी भी नहीं समझे। यूनियन मर्डर प्रोहिबिट करता है, लेकिन उसने कभी एक्सीडेंटल डेथ को प्रोहिबिट नहीं किया। जो यान चिंग तुरंत समझ गया। उसने मन ही मन सोचा, डैड कितने चालाक है। उसने कहा, मैं समझ गया, बस मुझे ली मोरन के लिए एक ऐसा एक्सीडेंट अरेंज करना है जिसका कनेक्शन जो कॉर्पोरेशन से न जोड़ा जा सके। डैड, मुझे ये कैसे करना चाहिए, मुझे बताइए। कल प्रैक्टिस एग्जाम है
है। इसे स्किप करने का मतलब है एक्चुअल एग्जाम की एलिजिबिलिटी खो देना। एग्जाम एक सीक्रेट रेलम के अंदर होता है और वो जगह स्पिरिट बीस्ट से भरी पड़ी है। एक एफ रैंक टेमर का वहां किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाना बिल्कुल नॉर्मल होगा, है ना? जो यान चेंग की हिम्मत बढ़ गई, लेकिन फिर उसे एक चिंता हुई। डैड, क्या होगा अगर ली मॉरन नहीं आया? तो उसे माइंस में भेज दिया जाएगा। तुम्हारे उंगली उठाने से पहले ही वो मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा होगा। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा। ज्यादातर लोगों ने मुझसे दूरी बना ली। उनकी नजरों में नफरत और बेचैनी दोनों थी। एफ रैंक टैलेंट के साथ जागने की वजह से मुझे काफी ताने सुनने पड़े थे। लेकिन एक दिन पहले अवेकनिंग सेरेमनी में जो यान चेंग को बुरी तरह पीटने के मेरे डिसीजन ने लोगों को सच में डरा दिया था। सबको लग रहा था कि प्रेशर ने मुझे तोड़ दिया है और मैंने खुद पर से हार मान ली है, वरना मेरी हिम्मत कैसे होती जो यान चेंग को हाथ लगाने की। जांग योंग हमेशा की तरह मेरे पास आई। उसकी आंखों में फिक्र का एक ट्रेस था। उसने कहा, मोरन। उसे देखते ही मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग सिस्टर रू। तभी एक शार्प चिड़िया की आवाज ने सबका ध्यान खींचा, जिसके पीछे लिन जांग था, जो 4 जीनियस में सबसे लो रैंक पर था। वो एक इरिटेटिंग स्माइल के साथ मेरी तरफ आया। ली मोरन, मेरा यह स्पिरिट चाइल्ड स्पैरो एक हाई ग्रेड ब्लड लाइन बीस्ट है। यंग मास्टर जो ने इसके लिए 8 लाख गोल्ड कॉइन्स पे किए हैं, जो मुझे गिफ्ट में मिला है। जलने के बारे में सोचना भी मत। ओ, सही कहा। तुम्हारा तो एफ रैंक टैलेंट है। जलने से वैसे भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तुम इस लेवल पर बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जो यान चेंग भी वहां चलकर आया और अपनी तरफ से कोल्ड कमेंट पास किया। हम एक एफ रैंक कचरे की इतनी हिम्मत की आज एग्जाम देने आया है। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मेरी नजरें ठंडी हो गई। मैंने फ्लैटली कहा, क्या अभी तक इनफ सबक नहीं मिला? एक और मार खानी है। जो यान तुरंत पीछे हटा। उस लुक ने उसे लगभग पैनिक में डाल दिया था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। कमीना, कल मेरे पास मेरा बीस्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपनी मन मर्जी करने दी। आज मेरे पास मेरा बीस्ट है। अगर मैं आज भी उसे अपनी मन मर्जी करने दूं, तो इसे रखने का क्या फायदा? जो यान चेंग का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। मैंने पहले ही टॉप टियर टाइगर बीस्ट हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? और शब्द मुंह से निकलने से पहले ही उसने उसे समन कर लिया। लगभग 1 मीटर लंबा टाइगर, जिसकी पूरी बॉडी आग की लपटों से घिरी थी, भीड़ के सामने अपीयर हुआ। वो अभी सिर्फ एक बच्चा था, फिर भी उसके अंदर एक राजा वाली फीलिंग थी। टाइगर की एक ही रोर ने न जाने कितने लोगों के चेहरे सफेद कर दिए। वाकई क्या कमाल का बीस्ट है। आखिर जो कॉर्पोरेशन के वारिस का बीस्ट है, ऐसी चीज सस्ती नहीं आती। मुझे लगता है कि मार्केट में इसकी कीमत कम से कम 40 लाख गोल्ड कॉइन्स तो होगी ही। जो यान चेंग इन फुसफुसाहटों का मजा ले रहा था, उसने मेरी तरफ नीची नजरों से देखा और कहा, देख लो, मेरा हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर एक एपिक ग्रेट ब्लड लाइन बीस्ट है। भले ही ये अभी बच्चा है, पर तुम्हें चीर कर रख देना इसके लिए मामूली बात है। वो मेरे चेहरे पर डर देखना चाहता था, ताकि मुझे पूरी तरह ह्यूमिलिएट कर सके और कल की खोई हुई इज्जत वापस पा सके। लेकिन मैं बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। फ्लेम टाइगर इंप्रेसिव तो था, लेकिन अगर कतुलू से कंपेयर करूं तो ये एकदम अलग ही क्लास की चीज थी। तुम्हें सच में लगता है कि एक टाइगर मुझे डराने के लिए काफी है? मेरे चेहरे के तिरस्कार ने जो यान चेंग के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अगर स्कूल ग्राउंड्स पर लड़ना मना नहीं होता, तो उसने अब तक फ्लेम टाइगर को मुझे फारे फारे करने के लिए भेज दिया होता। उसने कहा, बोलते रहो, प्रैक्टिस एग्जाम आने दो। मेरी सलाह है कि तब मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मत मांगना। ठीक तभी पूरे चिंगुआ हाई स्कूल में एक शार्प और कान फाड़ने वाली आवाज गूंजी। 4 जीनियस में सेकंड रैंक वाली लू जिंग होंग एक लुभावने जायंट बर्ड पर सवार होकर धीरे धीरे नीचे आई। जैसे ही वो अपीयर हुई, स्कूल की हर आंख उसकी तरफ मुड़ गई। ये क्या है? क्या ये गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स है? हे भगवान, ये तो कहानियों वाला एक सेक्रेट बीस्ट है। लू जिंग होंग ने सच में एक सेक्रेट बीस्ट के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं तो कहता हूँ लू जिन होंग ही चिंगयू हाई स्कूल की सबसे स्ट्रॉन्ग जीनियस है। लू जिन होंग की एंट्री ने जो यान को पूरी तरह फीका कर दिया। उसके सामने इसका हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर एक बीमार पालतू बिल्ली जैसा लग रहा था, और लिन जांग का स्पिरिट चाइल्ड स्पैरो तो इतना डर गया कि उसने डर के मारे चीखे निकालनी शुरू कर दी और तुरंत लिन जांग की बाहों में मुंह छुपा लिया। वो पूरी तरह कांप रहा था और अपना चेहरा दिखाने से रिफ्यूज कर रहा था। यहाँ तक कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से ग्रेट आई एक्टिवेट करके गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स की इंफॉर्मेशन चेक की। नाम गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स, रेस डिवाइन एम्परर क्लैन, एलिमेंट फायर और गोल्ड, ब्लड लाइन सॉवरेन। जल्द ही जिंग होंग नीचे उतरी और उसने डिवाइन फिनिक्स को वापस भेज दिया। लेकिन उसने जो हलचल मचाई थी वो जरा भी कम नहीं हुई थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी आराम से चलते हुए वहां आए। वो काफी अच्छे मूड में लग रहे थे। उनके चेहरे से स्माइल हट ही नहीं रही थी। ये चिंग्यो हाई स्कूल के प्रिंसिपल जाओ दिल्ली थे। इस स्कूल ईयर में सच में कमाल के टैलेंट्स मिले हैं, खासकर लू जिंग होंग, जिसने एक एसएस रैंक बीस्ट टैलेंट अवेकन किया है। ये दुख की बात है कि ली मोरन, जिसे हमारा बेस्ट माना जाता था, वो एक डिसअपॉइंटमेंट निकला। लेकिन दूसरों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इस साल स्कूल के कुछ कैंडिडेट्स को इंपीरियल कैपिटल एकेडमी भेजने का रियल चांस है। अगर ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल के तौर पर उनका करियर सफल हो जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अटेंशन, प्रैक्टिस एग्जाम शुरू होने वाला है। प्लीज अपनी क्लास पोजीशन के हिसाब से इकट्ठे हो जाएं। मैं एग्जामिनेशन रूल्स अनाउंस करूंगा। इतना सुनते ही सब अपनी फॉर्मेशन में आ गए। यह प्रैक्टिस एग्जाम ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन के लिए एक क्वालिफाइंग टेस्ट की तरह काम करता है।
मिलता है। सिर्फ वही लोग ग्रैंड बीस्ट एग्जाम में जा सकते हैं जो इस प्रैक्टिस एग्जाम को पास करेंगे। प्रैक्टिस एग्जाम यूएस स्पिरिट सिटी के सीक्रेट रेल के अंदर होगा। आप दूसरे स्कूलों के कैंडिडेट्स के साथ रेल में एंटर करेंगे। रेल में बहुत सारे लो ग्रेड स्पिरिट बीस्ट हैं। आपका गोल इन बीस्ट को हराना है ताकि आपका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ग्रोथ स्टेज में एंटर करेगा। आप पास हो जाएंगे। रेल 2 दिनों तक खुला रहेगा, इसलिए टाइम का ध्यान रखे। भीड़ में जोश की एक लहर दौड़ गई। इस दुनिया में बीस्ट हर तरह के स्पिरिट बीस्ट को हराकर और उनसे निकलने वाली स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब करके ग्रो करते हैं, जिसे स्पिरिट पावर कहा जाता है। एक बीस्ट की स्ट्रेंथ का मेजरमेंट उसके पास मौजूद स्पिरिट पावर से होता है। बेशक एक बीस्ट की स्पिरिट पावर फिक्स्ड नहीं होती, यह इमोशनल और फिजिकल स्टेट के साथ बदलती रहती है, पर आमतौर पर एक कंसिस्टेंट रेंज में रहती है। एक बीस्ट को इन्फेंट स्टेज से ग्रोथ स्टेज तक पहुंचने के लिए आमतौर पर 1000 पॉइंट से ज्यादा स्पिरिट पावर इकट्ठी करनी पड़ती है। बीस्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसे उतनी ही ज्यादा पावर चाहिए होगी। मैं सोच रहा था कि कतुलू को कितनी जरूरत होगी। एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। प्रिंसिपल की आवाज फिर गूंजी, ठीक है सब लोग, मेरे पीछे सीक्रेट रेलम की तरफ चलो। स्कूल के बाहर कोच यानी बसों का एक काफिला पहले से ही इंतजार कर रहा था। हर क्लास लाइन बनाकर बस में चढ़ी और सब मिलकर रेलम की तरफ निकल पड़े। ज्यादा देर नहीं लगी और वो एंट्रेंस पर पहुंच गए। वहां पहले से ही एक लंबी लाइन लगी हुई थी। कई स्कूलों के स्टूडेंट्स वहां भरे हुए थे। पूरे शहर में कई हाई स्कूल थे, लेकिन रेलम सिर्फ एक ही था, इसलिए भीड़ होना तो तय था। मैं अपनी क्लास 1 की लाइन में सबसे आगे खड़ा था। क्लास 2 की लाइन ठीक मेरे बगल में थी। लू जिंग होम क्लास 2 में सबसे आगे खड़ी थी। वो हमेशा की तरह कूल और डिस्टेंट यानी सबसे कटी कटी लग रही थी। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी और आखिरकार हम एंट्रेंस तक पहुंच गए। लू जिंग होंग अचानक मुड़ी और बोली, ली मोरन, मैं तुम्हें इस एग्जाम के लिए मेरे साथ टीम अप करने की परमिशन देती हूँ। मैं हैरानी से उसकी तरफ मुड़ा। मैं मुस्कुराया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो ग्रेट लू जिंग होंग को मुझे इनवाइट करने का मन किया। लू जिंग होंग ने शांति से कहा, हाई स्कूल के 3 सालों तक मैंने खुद को रिलेंटलेसली पुश किया ताकि मैं तुम्हारे बराबर रह सकूं। अब तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रही हूँ। इस पॉइंट से हम अब एक ही दुनिया के नहीं रहे। यह कहने में तो काफी कूल और गर्व भरी बात थी। वो बस ऐसी ही थी, लेकिन ये शब्द मुझे अच्छे नहीं लगे। ये मदद नहीं थी, ये तो दया थी जो तरस में लिपटी हुई थी। मैंने रूखेपन से कहा, जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मैं उसे पार करके सीधे रेलम के अंदर चला गया। लू जिंग होंग की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट का एक फ्लैश आया। जो इंसान अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। क्योंकि तुम अपनी भलाई नहीं समझ सकते, तो जब चीजें बिगड़ेंगी तो मुझसे उम्मीद मत रखना। रोशनी का एक फ्लैश हुआ और मैं एकदम अनजान जगह पर अपीयर हुआ। एक जंगल जो दिखने में शांत और पीसफुल लग रहा था, लेकिन दूर से आने वाली कभी कभार की वो खूंखार रोर साफ कर रही थी कि ये कैसी जगह है। रैंडम प्लेसमेंट परफेक्ट। कतुलू की पहचान को इतनी जल्दी एक्सपोज न करना ही बेहतर है। जैसे ही कतुलू दूसरों के सामने आएगा तो रिएक्शन कुछ ज्यादा ही ओवर होगा। मैं इसे हमेशा के लिए तो नहीं छुपा सकता, लेकिन ग्रैंड बीस्ट एग्जाम से पहले मैं इसे जितना ज्यादा छुपा कर रखूं उतना ही अच्छा। सबका टारगेट बनने का कोई मतलब नहीं है। मैं अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी मुझे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। एक ट्रांसपेरेंट सांप जैसा जीव जिसकी नसें और कंकाल स्किन के नीचे से साफ दिख रहे थे मेरी तरफ रेंगता हुआ आया। उसकी लाल जबान लपलपा रही थी, लेकिन वो दिखने में अजीब सा प्यारा और मासूम लग रहा था। फेंटम स्पिरिट सर्पेंट। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। इसकी मासूमियत पर मत जाना, इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार काट ले तो शरीर गलने से लेकर मौत तक कुछ भी हो सकता है। वो फेंटम सर्पेंट अभी भी क्यूरियोसिटी के साथ मुझे देख रहा था, मानो मुझे अपने पास बुलाने की ट्रिक चल रहा हो, लेकिन उसकी ये चाल काम नहीं आने वाली थी। मैंने बस एक बार सोचा और कतुलू को समन कर लिया। ग्रेट कतुलू नीचे आया। 2 मीटर लंबा एक मॉन्स्टर, ऑक्टोपस का सिर, इंसान का शरीर और चमगादड़ जैसे पंख, वो ठीक मेरे बगल में लैंड हुआ। काले धुएं का एक बड़ा पर्दा हमारे चारों तरफ फैल गया, जिसने बाहर से सब कुछ छुपा दिया। जैसे ही कतुलू अपीयर हुआ, फेंटम सर्पेंट की पूरी हिम्मत जवाब दे गई। वो सिर से पूंछ तक कांपने लगा। उसकी सारी मासूमियत एक पल में गायब हो गई और वो फुल स्पीड में भागने के लिए मुड़ा, लेकिन कतुलू का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक लंबा टेंटेकल बिजली की तेजी से बाहर निकला और उसने फेंटम सर्पेंट को जकड़ लिया। बस एक बार भींचा और वो सांप खून की धुन में बदल गया। यही तो कतुलू है, सच में कमाल। फेंटम सर्पेंट एक कमजोर बीस्ट था, लेकिन वो तेज बहुत था। उसे मारना आमतौर पर काफी मेहनत का काम होता है, पर कतुलू ने एक ही टेंटेकल से सब सेटल कर दिया। उसके मरते ही उसके शरीर से रोशनी की एक धार निकली और कतुलू के अंदर समा गई। कतुलू ने लेवल 1 फेंटम सर्पेंट को हरा दिया। 10 स्पिरिट पावर मिली। एक सांप के लिए 10 स्पिरिट पावर। अगर आगे बढ़ने के लिए 1000 चाहिए तो ऐसे 100 सांप लगेंगे। यह तो बहुत स्लो है। तभी सिस्टम से एक मैसेज आया, कतुलू का करंट ग्रोथ स्टेज 10। कतुलू को आगे बढ़ने के लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए। ये दूसरे बीस्ट से 10 गुना ज्यादा है। मेरा चेहरा उतर गया। 100 सांप नहीं, 1000। मतलब अगर मैं सिर्फ फैंटम सर्पेंट मारूं तो लेवल अप करने के लिए मुझे रोज 500 सांप मारने पड़ेंगे। मेरी आंखों में लगभग आंसू ही आ गए। ठीक है, वैसे भी कतुलू यहाँ इनविंसिबल है, बस सीधा रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना है। यही सोचकर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। कतुलू ने लेवल 2 गेल वुल्फ को हराया। 20 स्पिरिट पावर मिली। कतुलू ने लेवल 2 आयरन क्लॉ लेपर्ड को हराया। 23 स्पिरिट पावर मिली। जंगली स्पिरिट बीस्ट स्टार्स, कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट स्टार्स अलग होते थे। उनकी लेवल रैंकिंग
अनलॉकिंग लेवल 1 से लेकर लेवल 99 तक होती है। लेवल 1 से 10 तक की पावर लगभग एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के इन्फेंट स्टेज के बराबर होती है और ये रेलम सिर्फ लेवल 10 के नीचे वाले जीवों तक ही लिमिटेड नहीं था। अंदर के गहरे हिस्सों में लेवल 10 और उससे ऊपर के बीस्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव थे। वहां कैंडिडेट्स को न जाने की वार्निंग भी दी गई थी, जो जाहिर है कि दूसरे लोगों के लिए थी। जहां तक मेरी बात है, मैं सीधा उसी तरफ जा रहा था। मैं जंगल में और गहरा उतरता गया और रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करता गया। लेवल 1 और 2 वाले बीस्ट से तो मुश्किल से कुछ मिल रहा था। इस रेट से तो कतुलू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर मैं और अंदर नहीं गया तो शायद एग्जाम भी खत्म ना कर पाऊं। मैं बिना रुके आगे बढ़ा। कतुलू ने लेवल 4 विंडब्लेड वुल्फ को हराया। 48 स्पिरिट पावर मिली। कतुलू ने लेवल 5 ट्विन क्लॉ बेयर को हराया। 56 स्पिरिट पावर मिली। कतुलू ने लेवल 7 फ्लेम टेल लिजर्ड को हराया। 78 स्पिरिट पावर मिली। जो भी स्पिरिट बीस्ट सामने आता, कतुलू उसे मार गिराता। बस एक टेंटेकल का झटका ही काफी था। वो टेंटेकल स्कोरों की तरह मूव करते और हर बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देते। एक भी पूरी लाश नहीं बचती थी। कॉम्बैट एकदम रफ और एब्सोल्यूट था, जिसमें किसी टेक्निक की जरूरत ही नहीं थी। मुझे बस देखना था और चीयर करना था। आखिर एक एंशिएंट वन है। इन्फेंसी में भी इतना पावरफुल स्पिरिट बीस्ट्स के पास कोई चांस ही नहीं था। करीब 2-3 घंटे बाद मुझे एक वार्निंग मिली। आप अब रेलम के डीप जोन में है, बहुत डेंजरस है, तुरंत वापस जाएं। मेरी हथेली पर बना निशान चमकने लगा, जो मुझे वापस जाने के लिए कह रहा था। वापस जाऊं क्योंकि सिस्टम ने कहा है। क्या मैं कोई कमजोर इंसान दिख रहा हूँ? मैं जानबूझकर और गहरा चला गया। कतुलू मेरे बगल में था, रेलम की दूसरी तरफ। अभी तक वो नहीं मिला। वो बस एक ही तो है, कोई उड़ तो नहीं सकता। जो यान चेंग अपने फॉलोअर्स के साथ हर जगह मुझे ढूंढ रहा था। उन्होंने बाहरी हिस्से को कई बार छान मारा था, पर कोई सुराग नहीं मिला। जो यान गुस्से में था, उसने मुझे अपनी आंखों से अंदर जाते देखा था। उसका प्लान मुझे रेल में मारकर उसका इल्जाम किसी स्पिरिट बीस्ट पर डालने का था, पर मैं कहीं मिल ही नहीं रहा था। एक फॉलोअर डरते हुए बोला, बॉस जो, आपको लगता है कि शायद वो और गहरा चला गया होगा। कुछ और लोग भी बोले, हमने पूरा बाहरी एरिया कवर कर लिया, कुछ नहीं है। वो डीप जोन के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। यह सुनकर जो यान का चेहरा बिगड़ गया। ली मोरन जैसा एफ रैंक कचरा सच में डीप जोन में घुस गया। क्या वो पागल हो गया है? तभी उसका एक आदमी भागता हुआ आया। बॉस ली मोरन मिल गया। जो यान का चेहरा चमक उठा। कहाँ? वो और गहरा चला गया है, इस डायरेक्शन में। आदमी ने उसी तरफ इशारा किया जहां मैं गया था। जो यान चेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस बेकार बेवकूफ को सच में मरने का शौक है। चलो, अगर वो डीप जोन में गया है तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। वो आदमी कुछ और कहने वाला था। बॉस, उसके साथ एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट लग रहा था, लेकिन जो यान चेंग तो पहले ही निकल चुका था और उसने बाकी सबको भी खींच लिया। वो आदमी वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। ठीक उसी पल मुझे छींक आई। कौन मुझे याद कर रहा था? मैंने कतुलू की तरफ देखा। उसके कई टेंटेकल्स बाहर निकले हुए थे। हवा में कुछ तराने की आवाजें गूंजी और कुछ और स्पिरिट बीस्ट्स का काम तमाम हो गया। कतुलू ने मैग्नेथॉन रैम को हराया। 99 स्पिरिट पावर मिली। कई और नोटिफिकेशंस आने लगे। कतुलू को काफी पावर मिल रही थी। सिर्फ लेवल 9। लगता है मैं अभी भी काफी अंदर नहीं आया हूँ और आगे जाना पड़ेगा। मैंने कतुलू का स्टेटस चेक किया। ग्रोथ स्टेज 3476 तक पहुंच गया था। रास्ते का 1/3 हिस्सा पूरा हो गया। इस पेस से एक और दिन की हंटिंग काफी होगी। आज का ज्यादातर टाइम बाहरी एरिया में ही वेस्ट हो गया था, वरना टोटल स्कोर कहीं ज्यादा होता। सूरज अब ढल रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे जमीन पर कई मैग्नेथॉन रैम मरे हुए मिले। मैग्नेथॉन रैम पहाड़ी बकरियों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके सींग मैग्नेट जैसे थे, जो लोहे की चीजों को खींचकर हथियार की तरह यूज कर सकते थे। मुझे उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सुना था कि इनका मीट बहुत टेस्टी होता है और अब शाम भी हो रही थी। यहीं रेस्ट करना ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं काम पर लग गया। बीस्ट स्पेस से मैंने एक छोटा चाकू और थोड़ा साफ पानी निकाला। मैंने मीट को केयरफुली साफ किया, लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और मीट को धीमी आग पर रोस्ट करने लगा। मैग्नेथॉन रैम में आम मटन जैसी कोई महक नहीं थी। पकते समय फैट की आवाज आ रही थी। जल्द ही वो तैयार हो गया। मैंने एक बाइट लिया। बहुत ही खुशबूदार और रसीला था। मेरे बगल में कतुलू ने एक अजीब सी आवाज निकाली। मैंने देखा कि उसके टेंटेकल्स धीरे धीरे हिल रहे थे। तुम्हें भी चाहिए? मैंने उसे एक पीस दिया। कतुलू को गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक टेंटेकल से मीट को लपेटा और पूरा निगल गया। जब हम दोनों मजे से खा रहे थे, तभी कुछ लोग करीब आ रहे थे। वहां आग जल रही है, कोई वहां है, चलो देखते हैं। वो आवाज सुनकर मेरा ध्यान उधर गया। मैं मुड़ा तो देखा कि कई लोग टॉर्च लेकर मेरी तरफ भागे चले आ रहे हैं। जैसे ही बीच वाले बंदे ने मुझे देखा, मैं उसे तुरंत पहचान गया। जो यान चेंग तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। हाँ ली मोरन, तुम्हें लगा था कि डीप जोन में भाग जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। अब तुम मेरे हाथ लग गए हो। अब कहीं भागने का रास्ता नहीं है। मैंने अपना सीख वापस आग पर रखा और अपने मुंह से चिकनाई पोंछी। मैंने कहा, भागना? मैं भला क्यों भागूंगा? जो यान बोला, अगर भाग नहीं रहे हो तो फिर आज तुम्हारी मौत का दिन है। मैंने कहा, तो तुम यहाँ मुझे मारने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि शहर के अंदर खून खराबा करना मना है? जो यान ने बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ कहा, बेशक मुझे पता है, लेकिन शहर के अंदर
एक्सीडेंटल डेथ कानून के खिलाफ नहीं है। यहाँ सिर्फ तुम हो, आसपास कोई नहीं है। बस मुझे इसे ऐसा दिखाना है कि तुम्हें किसी स्पिरिट बीस्ट ने मारा है और किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो मैं था। तभी मुझे कुछ समझ आया। ओ सच में, जो यान, तुम तो काफी चालाक निकले। जो यान चेंग ये सुनकर जोर से हंसने लगा। शुक्र है तुम्हें समझ आया। मेरे डैड हमेशा मेरे दिमाग की तारीफ करते हैं। तभी पास खड़े एक फॉलोअर ने धीरे से कहा, बॉस जो, वो आपको इनडायरेक्टली गधा बोल रहा है। जो ये यान की हंसी रुक गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत ली मोरन, आज तुम मरोगे हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर। इसे खत्म कर दो। गुस्से के एक धमाके के साथ जो यान ने फ्लेम टाइगर को समन किया, लेकिन जैसे ही वो अपीयर हुआ, वो खतरनाक हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर अनकंट्रोलेबली कांपने लगा। वो डर के मारे इतना बेहाल था जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसके बारे में सोचा भी न जा सके। जो यान चेंग एकदम दंग रह गया। फ्लेम टाइगर, तुम्हें क्या हुआ है? आगे बढ़ो, इस कचरे के टुकड़े टुकड़े कर दो। फ्लेम टाइगर आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वो कांपते हुए जमीन पर बैठ गया और एक छोटी सी बेचारी आवाज निकाली, जैसे कोई बिल्ली म्याऊं कर रही हो। पूरा ग्रुप डिसबिलीफ में उसे घूरने लगा। मैं जोर से हंसा। लगता है तुम्हारा टाइगर जाना नहीं चाहता। कैसा रहेगा अगर मैं अपनी तरफ से शुरुआत करूं? एक अकेला काला टेंटेकल बिजली की तरह निकला और उसने हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर को लपेट लिया। बस एक बार भींचा और उस टाइगर के चिथड़े उड़ गए। एक एपिक ग्रेट ब्लड लाइन बीस्ट, और उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। जो यान चेंग एकदम डर गया। ये क्या था? नहीं, मेरा फ्लेम टाइगर। बॉस, ली मोरन के बीस्ट को देखिए। तभी उस ग्रुप ने उसे देखा। मेरे बगल में खड़ा एक मैसिव क्रीचर जो सिर से पूंछ तक काले धुएं में लिपटा हुआ था। उसके ऑक्टोपस वाले टेंटेकल्स हर तरफ फैले हुए थे। यह किस तरह का मॉन्स्टर है? जो यान चेंग और उसके फॉलोअर्स का सिर चकराने लगा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके सामने खड़ा वो जीव उन्हें एक ऐसे खौफ से भर रहा था जो सीधा उनकी हड्डियों तक जा रहा था। मेरे मुंह के कोने पर एक कोल्ड और हल्की सी विलेनस वाली स्माइल आ गई। मैंने कहा, चूंकि तुम लोग इतनी मेहनत करके मुझे मारने आए हो तो तुम यही मर सकते हो। फिर मैंने कतुलू को मास मैडनेस एक्टिवेट करने का इशारा किया। आवाज की लहरें हर तरफ फैलने लगी। जो यान चेंग और उसके साथियों को लगा कि उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है। उनकी आंखें खौफ से भर गई। उन्होंने बोलने के लिए मुंह खोला पर एक शब्द भी नहीं निकाल पाए। फिर उनकी आंखें भी ब्लैंक हो गई। एक एक करके वो सब किसी मंत्र की तरह कुछ बड़बड़ाने लगे, जैसे कोई भक्त होश खोकर प्रेयर कर रहा हो। वो सब पागलों की तरह झूमने लगे और कुछ ही सेकंड्स बाद एक दूसरे पर हमला कर दिया। आधे मिनट बाद उनके शरीर से एक रोशनी निकली। उनकी फॉर्म्स धीरे धीरे घुलने लगी। कभी कोई वजूद ही न रहा हो। 7 इंसानों का सेक्रीफाइस सक्सेसफुल रहा। आपके कतुलू को थोड़ा सा फेयर फेथ मिला है। फेयर फेथ? यह क्या था? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, प्लीज कतुलू को जल्द से जल्द उसकी कंप्लीट फॉर्म में कल्टीवेट करे ताकि एडिशनल फंक्शंस अनलॉक हो सके। तो मतलब मुझे तभी पता चलेगा जब वो अपनी फुल फॉर्म में पहुंचेगा। ठीक है, बाद में देख लेंगे। मैंने अपना सिर हिलाया और उस बात को साइड में रख दिया। जो यान चेंग और दूसरों के सेक्रीफाइस के बाद मुझे जरा सा भी गिल्ट फील नहीं हुआ। वो खुद पहले मुझे मारने आया था। अगर मैं अभी भी वही पुराना एफ फ्रैंक टेमर होता तो आज मेरी मौत का दिन होता। मैं जो यान चेंग को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं जाने दे सकता था। और इस रेल में कोई सर्विलांस यानी कैमरे भी नहीं थे। एक बार उनका सेक्रीफाइस हो गया तो कुछ भी नहीं बचा। किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो मैं था। मैंने कैंप फायर बुझाई और कतुलू के साथ वहां से निकल गया। तभी एक तेज चीख गूंजी। सुनहरी आग की लपटें बार बार उठी। कई बर्ड टाइप स्पिरिट बीस्ट उस आग में समा गए। गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स ने लेवल 7 के स्कारलेट फेदर्ड बर्ड को हराया। 76 स्पिरिट पावर मिली। गोल्डन फेदर्ड डिवाइन फिनिक्स ने लेवल 8 के आइस क्रेस्ट स्पैरो को हराया। 88 स्पिरिट पावर मिली। 2 नोटिफिकेशंस आए। डिवाइन फिनिक्स पर सवार लू जिंग होंग के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अच्छा काम किया। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करती जा रही थी और वो भी डीप जोन तक पहुंच गई थी। अंधेरा होते देख लू जिंग होंग ने ऊपर देखा। शाम हो चुकी है। अब रेस्ट करने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। उसने फिनिक्स की पीठ से पूरे एरिया को स्कैन किया। जल्दी ही उसे एक खाली जगह दिखी। ये ठीक रहेगा। आज रात हम यहीं रेस्ट करेंगे। उसने फिनिक्स को लैंड करने का इशारा किया। दोनों बिना किसी परेशानी के नीचे उतरे। लू जिंग होंग अभी डिवाइन फिनिक्स को वापस भेजने ही वाली थी कि वो रुक गई। गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स कांपने लगा था। उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिख रहा था। लू जिंग होंग चौंक गई। क्या हुआ? फिनिक्स ने अपने पंख सिकोड़ लिए और खुद को लपेट लिया। वो और भी तेजी से कांप रहा था। लू जिंग होंग ने तुरंत उसका स्टेटस चेक किया। खराबी फौरन सामने आ गई। इंटेंस मेंटल इंटरफेरेंस के असर। कॉम्बैट एबिलिटी खो गई है। मेंटल इंटरफेरेंस? ये क्या था? क्या यहाँ कोई बहुत पावरफुल स्पिरिट बीस्ट आया था? लेकिन गोल्डन फेदर्ड डिवाइन फिनिक्स के पास तो सॉवरेन ग्रेड ब्लड लाइन थी। अगर वो भी इतना डरा हुआ था तो यहाँ से गुजरने वाला क्रीचर कम से कम ओवरलॉर्ड ग्रेड का रहा होगा, शायद मिथिक ग्रेड का भी। लू जिंग होंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका एक्सप्रेशन एकदम शॉक में बदल गया। एक ओवरलॉर्ड ग्रेड क्रीचर किसी बिगिनर रेल में नहीं हो सकता। ये पक्का किसी का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट रहा होगा। क्या यूएलान में कोई ऐसा जीनियस है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना? लू जिंग होंग ठीक उसी जगह रुकी थी जहां मैंने अपनी किलिंग्स की थी। ऐसा लग रहा था कि गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स कतुलू के मास मैडनेस के छोड़े हुए मेंटल अवशेषों यानी रेजिड्यू से घबरा गया था। कतुलू एक एंशिएंट ओवरलॉर्ड था, पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक। उसके सामने मिथिक ग्रेड बीस्ट की भी कोई औकात नहीं थी, तो सॉवरेन ग्रेड की तो बात ही क्या। असली कतुलू के सामने अगर कोई आम इंसान एक नजर भी देख ले तो वो पागल हो जाए। लू जिंग
होंग कांपते हुए फिनिक्स को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शुक्र है कि मेंटल रेजिड्यू जल्दी ही गायब हो गया। करीब 1 मिनट बाद फिनिक्स का कांपना बंद हुआ। उसने 2 बार आवाज दी और फाइनली नॉर्मल हो गया। लूजिंग होंग ने चैन की सांस ली और उसे तुरंत अपने पास खींचा। फिनिक्स ने वापस आवाज दी, जैसे कह रहा हो, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। लूजिंग होंग ने अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतना पावरफुल बीस्ट मिलेगा। ये सोचते ही उसकी बेचैनी गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी चीज ने ले ली जो साफ साफ एक्साइटमेंट जैसी लग रही थी। लू जिंग होंग बड़बड़ाई, मेरे डैड हमेशा कहते थे कि हमेशा कोई न कोई आपसे बेहतर होता है। आज मैंने खुद देख लिया। ली मोरन के गिरने के बाद मुझे लगा था कि इस शहर में कोई ऐसा नहीं बचा जो सच में मेरे काम का हो। अब लगता है कि कोई है। मैंने कभी खुद को किसी से कमजोर नहीं होने दिया। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी और फिर तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी। उसने खाली जगह में ध्यान से देखा और उसे एक कैंप फायर मिली जो हाल ही में बुझाई गई। पास ही कई मैग्नीथॉन रैम के कंकाल पड़े थे। कैंप साफ किए जाने के निशान थे, पर सुराग अभी भी वहीं थे। उसने जो देखा उससे उसे यकीन हो गया कि इसका मालिक अभी ज्यादा दूर नहीं गया है। चलो चलते हैं। वो डिवाइन फिनिक्स के साथ उसी तरफ निकल पड़ी जिस तरफ मैं गया था। तभी एक बीस्ट की तेज चीख गूंजी और फिर खून की एक फुहार उड़ी। कतुलू ने लेवल 14 के सेबर टूथ वल्फ को हरा दिया। एक 100 निवासी स्पिरिट पावर मिली। निकलने के बाद से मैंने स्पिरिट बीस्ट की एक लंबी लाइन साफ कर दी थी। अब पूरी तरह रात हो चुकी थी। क्या इतनी लेट हो गई? मैंने अंगड़ाई ली और कतुलू की पीठ पर लेट गया। घंटों तक उसे लड़ते हुए देखने के बाद थकान सच में फील हो रही थी। अब रेस्ट करने का टाइम है, कल वापस काम पर लगेंगे। यही सोचकर मैं नीचे उतरा और कैंप सेटअप करने लगा। जल्द ही खाली जगह में एक सिंपल टेंट खड़ा हो गया। मैंने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला ली। जब सब रेडी हो गया तो मैंने कतुलू को वापस बीस्ट स्पेस में भेज दिया। तभी पास ही किसी चीज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और कतुलू को समन करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी रुक गया जब मैंने पास आते हुए उस फिगर को पहचाना। क्या ये तुम हो? लूजिंग होंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। वो उस मिस्टीरियस जीनियस को ढूंढने आई थी और उसे उसकी जगह मैं मिल गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक एफ रैंक टेमर डीप जोन में अकेला। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? उसने चारों तरफ देखा। वो जेन्युइनली पजल्ड थी कि मैंने यहाँ कैंप लगा लिया है। मैं भी उतना ही सरप्राइज्ड था। दुनिया कितनी छोटी है। लू जिंग होंग, तुम तो वाकई कुछ चीज हो। तुम भी डीप जोन तक पहुंच गई। लू जिंग होंग के पास फालतू बातों के लिए पेशेंस नहीं था। वो सीधा पॉइंट पर आई। ली मोरन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या तुमने आसपास कोई बहुत पावरफुल टेमर देखा है? उनका बीस्ट मेंटल टाइप का होना चाहिए। मेरा गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स उनके बीस्ट की बची हुई मेंटल एनर्जी से बुरी तरह डर गया था। इस जगह पर एक मेंटल टाइप बीस्ट, वैसी इकलौती चीज तो कतुलू ही था। क्या डिवाइन फिनिक्स कतुलू से डर गया था? मास मैडनेस वाकई एक मेंटल टाइप स्किल थी और वो पीछे मेंटल रेजिड्यूज छोड़ सकती थी। मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब सा हो गया। क्या वो कतुलू के बारे में बात कर रही है? मैंने सोचा कि क्या उसे समन करूं, फिर मैंने मना कर दिया। लू जिंग होंग को स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढना पसंद था, उसे खोजने दो। मैं ये देखने के लिए क्यूरियस था कि उसे एग्जैक्टली कब पता चलेगा कि वो मैं ही था। इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा। उस सीधे और साफ इनकार ने लू जिंग होंग को इरिटेट कर दिया, लेकिन उसे मुझ पर दबाव डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने एक कोल्ड हफ दिया और जाने के लिए मुड़ी। कुछ कदम चलकर वो फिर पीछे मुड़ी। मेरी सलाह है कि तुम जितनी जल्दी हो सके रेल्म से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे टैलेंट के साथ यहाँ रुकना बस मौत का इंतजार करना है। मैंने 3 सालों तक उस पर डोमिनेट किया था। मैं वो इंसान था जिसे पीछे छोड़ने के लिए उसने खुद को रिलेंटलेसली पुश किया था। मेरी इज्जत गिरने का मतलब ये नहीं था कि वो मुझे इतनी बुरी हालत में मरते हुए देखना चाहती थी। इससे तो उसके 3 साल तक मेरा पीछा करने वाली मेहनत एक मजाक बन जाती। मैंने शांति से कहा, अपनी फिक्र करो, तुम्हें अपनी भलाई समझ नहीं आती, तुम इस पर रिग्रेट करोगे। एक और अच्छी सलाह को इग्नोर कर दिया गया। लू जिंग होंग के दिमाग में असली इरिटेशन का एक फ्लैश आया। उसने डिसाइड किया कि वो मुझे मेरे अपने फैसलों पर छोड़ देगी। वो डिवाइन फिनिक्स के साथ चली गई और जल्दी ही गायब हो गई। मैंने अपना सिर हिलाया, टेंट के अंदर गया, स्लीपिंग बैग बिछाया और एक प्रॉपर रात के रेस्ट के लिए सेटल हो गया। तभी एक तेज चीख ने हवा को चीर दिया और मेरी नींद झटके से खुल गई। मैं टेंट से बाहर निकला और रुक गया। लू जिंग होंग गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स पर सवार होकर सीधे आसमान की तरफ जा रही थी। वो मुश्किल से हवा में पहुंच ही पाई थी कि तभी कई मैसिव ईगल्स यानी बाज पेड़ों की लाइन से बाहर निकले और फिनिक्स को घेरने लगे। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। आयरन विंग जायंट ईगल्स। आयरन विंग जायंट ईगल एक बिगिनर रेलम की बहुत ही खूंखार प्रजाति थी। यहाँ तक कि सबसे लो लेवल वाले भी लेवल 15 के ऊपर थे। कुछ तो लेवल 18 या 19 तक पहुंच जाते थे। डिवाइन फिनिक्स की ब्लड लाइन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, पर वो अभी भी अपने इन्फेंसी में था और उसकी स्ट्रेंथ लिमिटेड थी। उसके पास आयरन विंग जायंट ईगल्स को रोकने का कोई रास्ता नहीं था, खासकर जब वो एक साथ कई सारे हों। फिनिक्स ने एक दर्दनाक चीख निकाली। उसके सुनहरे पंख नोच लिए गए। लू जिंग होंग हवा में अपना बैलेंस नहीं बना पाई। एक चीख के साथ वो नीचे गिरने लगी। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब था कि उसकी फिजिक के हिसाब से उसकी मौत पक्की थी। उसने खुद को इस मुसीबत में कैसे डाल लिया? मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैंने तुरंत कतुलू को समन किया। मैंने उसे अपने एक टेंटेकल से पकड़ने को कहा और उसकी तरफ लॉन्च हो गया। कतुलू का काला धुआं बाहर की तरफ उमड़ा, जिसने हम दोनों को लपेट लिया और वो एक ऐसी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा जिसने अकल को भी मात दे दी। पलक झपकते ही मैं लू जिंग होंग के ठीक नीचे था। कई टेंटेकल्स बिजली की तरह ऊपर गए और आयरन विंग्स
जायंट ईगल्स के आर पार निकल गए। कतुलू ने लेवल 15 के आयरन विंग जायंट ईगल को हराया, 280 स्पिरिट पावर मिली। कतुलू ने लेवल 16 के आयरन विंग जायंट ईगल को हराया, 320 स्पिरिट पावर मिली। मेरे कान में नोटिफिकेशंस गूंज रहे थे, पर मेरा ध्यान वहां नहीं था। मैंने कतुलू को इशारा किया, जिसने एक टेंटेकल बढ़ाकर लू जिंगहोंग को जमीन से टकराने से ठीक पहले संभाल लिया और उसे धीरे से नीचे उतार दिया। गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे झपटा, पर फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे एकदम सुन्न कर दिया। उसने अपने पंख खुद के चारों तरफ लपेट लिए और जोर जोर से कांपने लगा। लू जिंगहोंग ने जोर लगाकर अपनी आंखें खोली। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? वो मुरी तो उसने देखा कि फिनिक्स फिर से कांप रहा है और वो एकदम डर गई। फिर वो और मुरी और उसने वो चीज देखी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। 2 मीटर से भी ऊंचा एक जीव, ऑक्टोपस का सिर, इंसान का शरीर, चमगादड़ जैसे पंख और पूरी तरह काले धुएं में लिपटा हुआ। उसके बगल में एक फिगर खड़ा था जिसका चेहरा उस डार्क धुंध की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। वो जीव हर डायरेक्शन में इंटेंस मेंटल इंटरफेरेंस की लहरें रेडिएट कर रहा था। लू जिंगहोंग ने बस एक पल के लिए उसे देखा और उसे लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो रहा है। वो लगभग पागलपन की तरफ खिंची जा रही थी। उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। उसका एक्सप्रेशन एकदम शौक से भरा हुआ था। लू जिंगहोंग जान गई थी कि यह वही जीनियस है जिसे वो ढूंढ रही थी। मैंने थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा, 3 साल की पढ़ाई आखिर कहाँ गई? रात वो वक्त होता है जब आयरन विंग जायंट ईगल सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, फिर भी तुमने हवा में जाने का डिसीजन लिया। क्या तुम सच में खुद को मारना चाहती हो? वो शब्द कतुलू की धुंध से पार होकर आए और एक अजीब सी आवाज में बाहर निकले जो एकदम दूसरी दुनिया की लग रही थी। ऊपर से उस काले धुएं ने मुझे पूरी तरह छुपा रखा था। लू जिंगहोंग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो मैं हूँ। वो उस डांट से जेन्युइनली घबरा गई थी। उसने अपने होंठ खींचे, फिर जल्दी से खुद को संभाला। वो इस इंसान को नहीं जानती थी। ये उसे लेक्चर देने वाला कौन होता है? लू जिंगहोंग धीरे से खड़ी हुई। उसका जबड़ा भिंचा हुआ था। उसके चेहरे पर थोड़ा सा हार्ट होने का भाव आया, जिसे उसने तुरंत दबा दिया। मेरी जान बचाने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। यह वही जीनियस था जिसे उसे पीछे छोड़ना था। वो उनके सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे उसकी बात पर लगभग हंसी ही आ गई। अभी भी अपने फैसले खुद ले रही हो? क्या बात है? अगर मैंने टाइम पर नोटिस नहीं किया होता तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर तुम्हारी मौत पक्की थी। यह फैसला लेना नहीं, इसे बेवकूफी कहते हैं। लू जिंगहोंग ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो एक इंच भी झुकने को तैयार नहीं थी। यह देखकर मैंने एक ठंडी आह भी। हाई स्कूल के 3 साल मुझे पता था कि इस लड़की की जिद एकदम हड्डियों तक धंसी हुई है। मैंने रूखेपन से कहा, ठीक है, जो मन में आए करो। अगर फिर से कुछ गलत हुआ तो मत कहना कि मैंने वॉर नहीं किया था। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी लू जिंगहोंग ने अचानक आवाज दी, रुको। मैं थोड़ा इम्पेशेंट होकर वापस मुड़ा। अब क्या है? प्लीज मुझे बताओ कि तुम किस स्कूल से हो और तुम्हारा नाम क्या है? लू जिंगहोंग अपना कर्ज चुकाना जानती है। मैं ये नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी इंटरेस्टिंग हो गए। मैंने कहा, तुम नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। लू जिंगहोंग ने आंखें झपकाई, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ लिपटी उस धुंध की वजह से वो मुश्किल से सिर्फ एक परछाई ही देख पा रही थी। उसने अपना सिर हिलाया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कतुलू के एकदम पास खड़ा था और उसकी धुंध ने मुझे भी लपेट लिया था। चूंकि कतुलू मेरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट था, इसलिए उस काले कोहरे की वजह से मेरी खुद की विजन धुंधली नहीं हुई थी। लेकिन लू जिंगहोंग की आंखों के लिए मैं एक पूरी तरह से मिस्टीरियस फिगर बन चुका था और उसे मेरी आवाज तो पक्का पहचान लेनी चाहिए थी। पर मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि धुंध से गुजरने की वजह से मेरी आवाज भी शायद बदल गई थी। कोई हैरानी नहीं है कि वो इतनी पास खड़ी होकर भी मुझे पहचान नहीं पाई थी। इस थॉट ने मेरे अंदर एक शरारती इच्छा जगा दी। इसे लू जिंगहोंग की कमजोर जजमेंट के लिए एक छोटा सा सबक समझो। मैंने कहा, तुम मुझे फादर बुला सकती हो। जहां तक मेरे स्कूल की बात है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जब ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन आएगा तो मेरी पहचान अपने आप सबके सामने आ जाएगी। फिर मैं एकदम स्मूथली और बिना किसी जल्दबाजी के मुड़ा और कतुलू के साथ वहां से चला गया। फादर, यह अजीब सा टाइटल लू जिंगहोंग के दिमाग में गूंजता रहा। कुछ तो गड़बड़ थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मेरी परछाई को अंधेरे में गायब होते देख उसके अंदर डिटर्मिनेशन की एक तेज लहर उठी। उसने कहा, फादर, अभी पलरा आपके पक्ष में है, लेकिन मैं कदम दर कदम इस गैप को कम कर दूंगी। मैं आपका एहसान चुकाऊंगी और फिर मैं आपको हरा दूंगी। लू जिंगहोंग ने कभी खुद को किसी से कमजोर नहीं होने दिया था। मैं अपनी स्माइल कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। ये सब बिल्कुल हाई स्कूल के उन 3 सालों जैसा था। तब भी लू जिंगहोंग ने बिल्कुल इसी तरह मेरे खिलाफ जंग का ऐलान किया था। मैं सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि जब उसे रियलाइज होगा कि जिस इंसान का वो पागलों की तरह पीछा कर रही थी वो अभी भी मैं ही हूँ, तो ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन में उसका चेहरा कैसा होगा। मैंने चुपचाप मन में सोचा, 3 साल पहले तुम मेरे पीछा कर रही थी, 3 साल बाद भी तुम अभी भी उन्हीं का पीछा कर रही होगी। मेरे जाने के बाद गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स का कामना धीरे धीरे बंद हुआ। लू जिंगहोंग के बुलाने पर उसने ऊपर देखा। उसका एक्सप्रेशन एकदम दुखी और बेबस था। एक सॉरेन ग्रेट ब्लड लाइन बीस्ट एक छोटी चिड़िया की तरह लाचार होकर रह गया था। लू जिंगहोंग ने उसके पंख सहलाए। डरो मत, मुझ पर ट्रस्ट करो, एक दिन हम उस इंसान को पीछे छोड़ देंगे। तुम मेरे बीस्ट हो, तुम दूसरों से कमजोर नहीं हो सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं नहीं हो सकती। फिनिक्स ने उसे एक बहुत ही अजीब
अजीब नजर से देखा। अगर लूजिंग होंग उसे पढ़ पाती तो शायद समझ पाती कि फिनिक्स क्या कहना चाह रहा है। तुम बेवकूफ हो, अगर तुम्हें मौत से खेलना है तो प्लीज मुझे इसमें शामिल मत करो। अगर गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स ने एन वक्त पर खुद को अपने पंखों में नहीं लपेटा होता तो वो अब तक अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता। अगली सुबह मैं कतलू के साथ निकला और फिर से शिकार शुरू कर दिया। ग्रोथ प्रोग्रेस अब आधे रास्ते को पार कर चुकी थी। कुछ और घंटों की हंटिंग एडवांसमेंट को ट्रिगर करने के लिए काफी होनी चाहिए थी। मैं कतलू की पीठ पर बैठा और उसे मुझे आगे ले जाने दिया। अचानक एक टेंटेकल बिजली की तरह बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुआ। एक 3 आइड लेपर्ड कैट, जिससे मुश्किल से रियलाइज हुआ था कि कुछ गलत है, वो मौके पर ही मारी गई। कतलू ने लेवल 16 के 3 आइड लेपर्ड कैट को हरा दिया। 268 स्पिरिट पावर मिली। डीप जोन के स्पिरिट बीस्टस हाई लेवल और खतरनाक थे, लेकिन चाहे वो कितने भी खतरनाक क्यों न हो, वो कतलू की क्लास के आसपास भी नहीं थे। जहां जहां से कतलू गुजरता वहां कोई बीस्ट अपना शहर दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके टेंटेकल्स इतनी तेजी से मूव करते थे जैसे लिटरली बिजली दौड़ रही हो, और वो 100 मीटर से ज्यादा तक फैल सकते थे। जब तक कोई बीस्ट कई 100 मीटर दूर से न देख रहा हो तब तक उसका बचना नामुमकिन था। अगर किसी ने ये देखा होता तो वो गुस्से से लाल हो जाता। वो लोग वहां एक एक करके स्पिरिट बीस्ट्स को मारने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, जबकि मैं वहां आराम से लेटा हुआ था और अपने बीस्ट को सब कुछ हैंडल करने दे रहा था। वाकई बहुत नाइंसाफी थी। घंटे बीतते गए। कतलू ने एक और स्पिरिट बीस्ट को मारा। एक चाइम गुंजी। आपका बीस्ट कतलू कंडीशंस मीट कर चुका है, ग्रोथ स्टेज में एंटर कर रहा है। एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई। फाइनली मैंने कतलू में चेंज लगभग तुरंत ही नोटिस किया। उसके चारों तरफ की काली धुंध बहुत ज्यादा घनी हो गई। उसकी प्रेजेंस और भी इंटेंस हो गई। उसके मेंटल अटैक्स अब ओवरवेलमिंगली पावरफुल हो गए थे। सैकड़ों मीटर के दायरे में स्पिरिट बीस्ट कांपने लगे और हर डायरेक्शन में भागने लगे। कतलू की बॉडी भी एक्सपेंड हुई। 2 मीटर से वो लगातार बढ़ती गई और लगभग 3 मीटर ऊंची हो गई। कुछ मिनटों बाद का बीस्ट कतलू सक्सेसफुली ग्रोथ स्टेज में एंटर कर चुका था। उसकी स्किल मास मैडनेस अब और स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिसमें टारगेट्स को यानी डिवोटीज में बदलने का चांस था। उसकी स्किल टेंटेकल स्ट्राइक भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। रेंज अब 200 मीटर तक फैल गई थी। कतलू ने एक नई स्किल अनलॉक की, समन सर्वेंट्स डीप वंस। नोटिफिकेशंस की लाइन पढ़ते हुए मैं एक्साइटमेंट से झूम रहा था। अभी से डीप वंस स्टार स्पॉन भी अब ज्यादा दूर नहीं होंगे। कतलू के पास एक से ज्यादा तरह के सर्वेंट्स थे। कतलू माइथोस फिक्शन का कटर फैन होने के नाते मैं कतलू को रग रग से जानता था। उसके एबिलिटीज, उसके सर्वेंट्स, उसके अवतार, मुझे पूरी माइथोलॉजी लगभग रटी हुई थी। मैं क्यूरियस था कि यहाँ समन किए गए डीप वंस अपने माइथोलॉजिकल काउंटर पार्ट्स के मुकाबले कैसे होंगे। मैंने तुरंत कतलू को उन्हें समन करने का ऑर्डर दिया। एक अजीब सी आवाज गूंजी। कतलू के नीचे की जमीन शिफ्ट हुई। मिट्टी काले पानी के एक पूल में खुल गई। एक एक करके मछली के सिर वाले ह्यूमनॉइड फिगर्स उस गहराई से बाहर निकले, लगभग 2 मीटर लंबे, स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले, टोटल 10 कतलू के सर्वेंट्स डीप वंस। वो अपीयर हुए और कतलू के सामने प्रणाम करने लगे। धीमी आवाज में पेयर्स बड़बड़ाने लगे, बिल्कुल भक्तों की तरह। सिर्फ उनका अपीयरेंस ही सेटिस्फाइंग था। मैंने डीप वंस की इंफॉर्मेशन आगे पढ़ी। डीप वन लेवल 1 कतलू के डायरेक्ट रिश्तेदार किन। इनके पास पानी के नीचे सांस लेने की एबिलिटी और इमोर्टेलिटी है। इंप्रेसिव। ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी बेहतर था। मैं बहुत खुश था। डीप वंस की स्पेशल एबिलिटीज वैसी नहीं थी जो आम समन्स मैच कर सके। क्वांटिटी की एक लिमिट थी, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखना था कि वो कॉम्बैट में कितने कैपेबल है। मैंने कमांड इशू की। सभी 10 डीप वंस पूरे रेल में तेजी से फैल गए। उनकी आकृतियां नजरों से जल्दी ही ओझल हो गई, लेकिन कतलू हर वक्त उनमें से हर एक को ट्रैक कर सकता था। कतलू के मास्टर के तौर पर मैं नेचुरली वो विजन शेयर कर पा रहा था। उनमें से 2 एक ग्रेट अर्थ बेयर की टेरिटरी में पहुंच गए थे, जो बेमिसाल फिजिकल पावर वाला एक खतरनाक स्पिरिट बीस्ट था। सिर्फ 10 लेवल के ऊपर होने के बावजूद वो एक ही झटके में एक पेड़ को चपटा कर सकता था। मेरी नजर के सामने दोनों डीप वंस लेफ्ट और राइट से मूव हुए और हैरानी भरी एजिलिटी के साथ उस भालू को घेर लिया। उनके पंजों ने बार बार उसकी खाल को चीर दिया। फिर वो एकदम करीब आए और उसे जकड़ लिया। उसके मांस को नोचने लगे। कुछ मिनटों के बाद ग्रेट अर्थ बेयर ने एक मरती हुई कराह निकाली और नीचे गिर पड़ा। मैं सच में इंप्रेस हो गया। वो कतलू जितने पावरफुल तो नहीं थे, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग थे। उस साइज के क्रीचर को मिनटों में गिरा दिया गया। कतलू ने लेवल 15 के ग्रेट अर्थ बेयर को हरा दिया। 336 स्पिरिट पावर मिली। डीप वंस द्वारा की गई किलिंग्स भी कतलू के खाते में ही काउंट हो रही थी। ये सेंस बनाता था आखिर वो उसके ही सगे किन थे। बाकी बचे हुए डीप वंस ने भी उतनी ही तेजी से अपना शिकार ढूंढ लिया। एक राउंड की फाइट के बाद उन सब ने अपना अपना किल कर लिया था। देखते ही देखते कतलू के पास अच्छी खासी स्पिरिट पावर जमा हो गई। जो मैंने देखा उससे मैं काफी सेटिस्फाइड था, इसलिए मैंने डीप वंस के पर्सपेक्टिव से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। जब वो हर तरफ फैलकर हंटिंग कर रहे थे, मैं कतलू के साथ रेल में और भी गहरा चला गया। मैंने एग्जाम का ऑब्जेक्टिव तो पहले ही क्लियर कर लिया था, लेकिन रेलम अभी बंद नहीं हुआ था। स्पिरिट पावर का हर एक्स्ट्रा पॉइंट कीमती था। कतलू जितना स्ट्रॉन्ग होता, ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन के लिए मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता। तभी एक नोटिफिकेशन आया, एक डीप वन मारा गया है। क्या मारा गया? मैं सच में चौंक गया। डीप वंस लेवल 17
18 या 18 के स्पिरिट बीस्ट्स का मुकाबला करने में सक्षम थे। ऐसी क्या चीज थी जिसने उसे ढेर कर दिया? मैंने तुरंत कतलू की अवेयरनेस से लिंक किया और मारे गए डीप वन की फीड चेक की। वो बहुत दूर निकल गया था, रेलम के आखिरी छोर तक। वहां उसका सामना मैसिव काले भेड़ियों के एक झुंड से हुआ। सबसे बड़े भेड़िए लगभग 3 मीटर लंबे थे और सबसे छोटे 2 मीटर से ऊपर। वहां 30 से 50 भेड़िए थे। जैसे ही डीप वन ने उस झुंड को देखा, झुंड ने भी उसे देख लिया। दर्जनों भेड़िए एक साथ झपटे। बेचारे डीप वन के पास कोई चांस नहीं था और वो मौके पर ही मारा गया। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ऑब्सिडियन जायंट वुल्फ एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट बीस्ट था जो एक आम जंगली भेड़िए से कई गुना बड़ा होता है। इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों कमाल की थी और सबसे जरूरी बात, ये एक पैक स्पीशीज थी। ये हमेशा झुंड में चलते थे। छोटे पैक में 10 से ज्यादा होते थे और बड़े पैक में दर्जनों या सैकड़ों भी हो सकते थे। एक अकेला ऑब्सिडियन जायंट वुल्फ ज्यादातर नौसिखिया टेमर्स के लिए एक बुरा सपना था। एक पूरा झुंड तो खैर अलग ही बात थी। डीप जोन वाकई खतरनाक था। इतने सारे भेड़िए देखकर कोई भी दूसरा इंसान मुड़कर भाग जाता, लेकिन मैंने उस सीन को एकदम ठंडी और तेज नजरों से देखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे किन को मारो। अगर उन्हें लगा कि कतलू को गुस्सा नहीं आता तो अब उन्हें सबक मिलने वाला था। मैं कतलू के साथ सीधे उन भेड़ियों की टेरिटरी की तरफ मार्च कर गया। पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। हवा में भेड़ियों की लंबी और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। पैक ने मेरे आने का अंदाजा तुरंत लगा लिया। मुझे डराने के लिए हर तरफ से गुर्राने की आवाजें आने लगी। इतने सारे भेड़िए, पता नहीं ये सब मिलकर कितनी स्पिरिट पावर के बराबर होंगे। मेरे मुंह के कोने पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। कतलू की धुंध बाहर की तरफ फैलने लगी और वो गुर्राना अचानक बंद हो गया। भेड़ियों को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है और वो सब एकदम सतर्क हो गए। मेरे कमांड पर कतलू मूव हुआ। मास मैडनेस अनलिश कर दी गई। एक गहरी गूंज हर तरफ फैल गई, जिसके बाद एक मुरी हुई और डेंजरस मेंटल वेव निकली, जैसे ऑब्सिडियन जायंट वॉल्स के पूरे पैक पर एक बहुत बड़ा जाल फेंक दिया गया हो। भेड़िए पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। उनके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगी और उनकी मूवमेंट्स अजीबोगरीब हो गई। फिर उस झुंड ने एक दूसरे पर ही हमला करना शुरू कर दिया। कतलू ने लेवल 17 ऑब्सिडियन जायंट वुल्फ को हराया। 389 स्पिरिट पावर मिली। कतलू ने लेवल 18 ऑब्सिडियन जायंट वुल्फ को हराया। 428 एज स्पिरिट पावर मिली। एक एक करके वो ऑब्सिडियन जायंट वॉल्स एक दूसरे के हाथों मरने लगे। एक तेज और शानदार रोशनी कतलू के अंदर समाने लगी और सबसे अजीब बात ये थी कि मैंने और कतलू ने अपनी एक उंगली तक नहीं हिलाई थी। हम बस वहां खड़े होकर देख रहे थे। ये भेड़िए एक दूसरे को मार रहे थे, फिर भी सारी स्पिरिट पावर कतलू को मिल रही थी। अगर कोई ये देखता तो उसकी बोलती बंद हो जाती। करीब आधे घंटे बाद आखिरी ऑब्सिडियन जायंट वुल्फ भी गिर गया। मैंने फाइनली खुद को एक सेटिस्फाइड स्माइल दी। बढ़िया शो था। हालांकि जो यान चेन की परफॉर्मेंस जितना एंटरटेनिंग नहीं था, उन भेड़ियों का कोई नामो निशान नहीं बचा। उनके शरीर सैक्रिफाइस कर दिए गए थे। मैंने इस पर दोबारा नहीं सोचा और कतलू के साथ अपना शिकार जारी रखा। रेलवे के बाहर कैंडिडेट्स अब धीरे धीरे वापस आने लगे थे। सिमुलेशन एग्जाम सिर्फ 2 दिन का था, लेकिन अंदर मौजूद कई लोगों के लिए हर एक घंटा एक साल जैसा लग रहा था। बाहर आने वाले स्टूडेंट्स या तो फटे हुए कपड़ों में थे या खून से लथपथ। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे चोट न लगी हो, लेकिन हर किसी की आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। ये उनकी पहली असली लड़ाई थी और एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे वो अपनी पूरी लाइफ याद रखेंगे। इसके बिना कोई भी एक काबिल टेमर नहीं बन पाता। जब भी कोई कैंडिडेट बाहर आता, एक टीचर आगे बढ़कर उनके बीस्ट स्पेस को स्कैन करता और कंफर्म करता कि उनका बीस्ट ग्रोथ स्टेज में एंटर हुआ है या नहीं। ज्यादातर लोग पास हो चुके थे और उन्हें ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन के लिए क्लियर कर दिया गया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पास नहीं हो पाए। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी और कोई नहीं जानता था कि अब उनके साथ क्या होगा। तभी आसमान में एक गूंजती हुई आवाज आई। लू जिंग होंग गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स पर सवार होकर रेलम से नीचे उतरी और चिंगवा हाई स्कूल के डेजिग्नेटेड एरिया में लैंड किया। उसके आते ही सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। वाह, उस बीस्ट को देखो, क्या वो गोल्डन फेदर डिवाइन फिनिक्स है? मैंने टेक्स्ट बुक में इसके बारे में पढ़ा था। अगर ये क्यों शाओ स्टेज तक पहुंच गया तो ये एक सेक्रेट बीस्ट बन सकता है। ये पक्का चिंगयुई हाई की लू जिंग होंग है। सुना है इसने एसएस रैंक टैलेंट अवेकन किया है। चिंगयुई हाई के लिए ये साल कमाल का है। चिंगयुई हाई के प्रिंसिपल जाओ दिल्ली अपने आसपास के इन फुसफुसाटों को सुन रहे थे और उनकी स्माइल रुक ही नहीं रही थी। पास ही दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल्स भी खड़े थे। हाँ, अजीब बात है, मैंने पब्लिक में एक शब्द भी नहीं कहा। फिर सबको कैसे पता चल गया कि चिंगयुई हाई ने एक एसएसएस रैंक बीस्ट टेमर प्रोड्यूस किया है? हाँ, प्रिंसिपल वो आपको क्या लगता है? क्या असली टैलेंट अपनी पहचान खुद ही बना लेता है? जाओ दिल्ली के इस हद से ज्यादा घमंड भरे एक्सप्रेशन को देखकर एक प्रिंसिपल तो दांत पीसने लगा, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। चिंगयुई हाई की किस्मत वाकई अच्छी थी। जैसे ही दूसरे प्रिंसिपल्स अपनी मुट्ठियां बीच रहे थे, खुद को उसे मारने से रोकते हुए जाओ दिल्ली खुशी खुशी लू जिंग होंग के पास गए और बोले, मिस लू कैसा रहा? लू जिंग होंग ने शांति से कहा, पूछने के लिए शुक्रिया प्रिंसिपल। हाँ, मुझे पता था कि ये सिमुलेशन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। उसी पाल पास ही खड़ा एक एग्जाम ऑफिशियल वहां आया। मिस प्लीज यहाँ आकर रजिस्टर करें। लू जिंग होंग ने सिर हिलाया और फॉर्म भरने चली गई। कई प्रिंसिपल्स उसे देखने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। हर कैंडिडेट के पास जो ट्रांसफर टोकन था उसमें उनके द्वारा हराए गए स्पिरिट बीस्ट की संख्या रिकॉर्ड थी। उसी बेस पर सिमुलेशन
एग्जाम के स्कोर्स कैलकुलेट किए जाते थे। जाओ दिल्ली एक शरारती मुस्कान के साथ पास खड़े प्रिंसिपल्स की तरफ मुड़े। मैं सोच रहा था, जेंटलमैन, आपको क्या लगता है हमारी मिस लू ने कितने स्पिरिट बीस्ट गिराए होंगे? जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, बाकी लोग और भी ज्यादा चिढ़ गए। प्रिंसिपल वू ने रूखेपन से कहा, हूँ ज्यादा कुछ नहीं, मुझे पक्का यकीन है। हाई टैलेंट का मतलब ऑटोमेटिकली हाई कॉम्बैट इफेक्टिवनेस नहीं होता। यूएलान सिटी सिमुलेशन एग्जाम का करंट किल रिकॉर्ड किसी ऐसे बंदे ने बनाया था जिसके पास सिर्फ रैंक टैलेंट था। दूसरे प्रिंसिपल्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उस बंदे ने कितने किल्स किए थे भला? 300 के आसपास, मुझे लगता है 351 टू बी स्पेसिफिक। उसके बाद कई एसएस रैंक टेमर्स यूएलान में आए, पर कोई भी वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। वैसे वो रिकॉर्ड होल्डर आपके ही स्कूल से था ना? प्रिंसिपल वू ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया। बेशक, पिछले हफ्ते ही मेरी उससे बात हो रही थी। उसने अपना तीसरा बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब उसका सबसे पावरफुल बीस्ट अवेकन स्टेज तक पहुंच चुका है। कई प्रिंसिपल्स के मुंह से वाह निकल गई। अवेकन स्टेज के बीस्ट के पास विनाशकारी ताकत की शुरुआत हो जाती है। पूरे यूएलान में ऐसे स्ट्रेंथ वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। जाओ दिल्ली ने देखा कि सबका ध्यान प्रिंसिपल वू की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो वो चिढ़कर बोले, बस इंतजार करो, वो रिकॉर्ड आज मेरे किसी स्टूडेंट के हाथों टूटने वाला है। ठीक तभी लू जिंग होंग ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया। उसके स्पिरिट बीस्ट का किल काउंट अनाउंस किया गया। चिंगयुई हाई लू जिंग होंग स्पिरिट बीस्ट किल 500 निवासी। हर प्रिंसिपल उन्हें घूरने लगा, खासकर प्रिंसिपल वो अभी बस एक मोमेंट्स पहले अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के बारे में डींगे हाँक रहे थे, और अब वो रिकॉर्ड चकनाचूर हो चुका था। यह इम्पॉसिबल है, वो इतने सारे शिकार कैसे कर सकती है? प्रिंसिपल वू हकलाने लगे। उनका एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक था। हाँ, ओल्ड वू, मैंने कहा था ना कि मेरे स्टूडेंट्स एक्सेप्शनल है। तुमने मेरी बात नहीं मानी है ना? वेल, अब तुम्हें पता चल गया। जाओ दिल्ली खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लू जिंग होंग के रिजल्ट ने उन्हें सबके सामने बहुत ऊंचा कर दिया था। मेरे पिता को अभी बच्चा हुआ है, मुझे जाना चाहिए। मेरी पालतू बिल्ली आज बच्चे दे रही है, मुझे वापस जाना होगा। मेरा पीरियड शुरू हो गया है, एक्सक्यूज मी। इसके बाद कोई भी दूसरा प्रिंसिपल वहां रुक नहीं सका। वे सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग खड़े हुए, और हर किसी का बहाना पिछले वाले से ज्यादा बेकार था। हाँ जेंटलमैन, हम असल में मिस लू के इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में जाने के लिए एक सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, आना मत भूलना। यह सुनते ही जाते हुए प्रिंसिपल्स ने अपनी स्पीड और बढ़ा ली। एक बार जब वो चले गए तो जाओ दिल्ली सीधे लू जिंग होंग के पास पहुंचे, मदद के लिए बेताब होकर। मिस लू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? आप बस एक बार कह दीजिए। लू जिंग होंग ने एक पल सोचा और बोली, प्रिंसिपल, क्या यूएलान के दूसरे स्कूलों में कोई ऐसा है जिसका नाम फादर है? जाओ दिल्ली चकरा गए। फादर? कितना अजीब नाम है, मैंने कभी इस नाम के किसी के बारे में नहीं सुना, और मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे स्कूलों में भी इस टाइटल का कोई नहीं है। चिंगुआ के स्कूलों के बीच एक कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप था। प्रिंसिपल्स आमतौर पर एक दूसरे के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जानते थे, खासकर जाओ दिल्ली, जिन्हें हर स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम याद रहते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत जवाब दिया, लू जिंग होंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। यह कैसे पॉसिबल है? सिर्फ यूएलान के हाई स्कूलों के स्टूडेंट्स को ही इस रेल में आने की परमिशन थी। फादर कोई बाहरी इंसान नहीं हो सकता था। उसे परेशान देख जाओ दिल्ली ने क्यूरियस होकर पूछा, मिस लू, आप ऐसी किसी चीज के बारे में क्यों पूछ रही हैं? लू जिंग होंग ने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं। उसका किसी को यह बताने का कोई इरादा नहीं था कि उसे किसी ऐसे इंसान ने पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है जो खुद को फादर कहता है। ये उसकी इज्जत का सवाल था। जाओ दिल्ली ने बात को वहीं छोड़ दिया। स्टूडेंट्स धीरे धीरे रेल से बाहर आ रहे थे, ज्यादातर जा चुके थे, लेकिन लू जिंग होंग अभी भी रुकी थी। वो इंतजार करना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि क्या फादर बाहर आएगा। बाहर आने वाला हर कैंडिडेट अपना किल काउंट रजिस्टर करा रहा था। नंबर्स लो लेवल पर 40-50 से लेकर टॉप पर 100 के करीब थे। 200 से ज्यादा तो बहुत ही कम लोग पहुंचे थे। चिंगयुई हाई, लिनजोंग स्पिरिट बीस्ट किल्स 236। इस अनाउंसमेंट ने सबका ध्यान खींचा। क्या ये लिनजोंग नहीं है जो चिंगयुई हाई के 4 जीनियस में से एक है? 200 से ज्यादा किल्स, सच में उसकी रेपुटेशन एकदम सही है। लिनजोंग ये सब सुनकर बहुत अच्छे मूड में था। अपनी स्कूल वाली जगह पर वापस जाते समय उसके चलने में थोड़ा और स्वैग आ गया था। उसे प्रिंसिपल मिले और जाओ दिल्ली ने शांति से कहा, नॉट बैड, काम करते रहो। लू जिंग होंग के मुकाबले लिनजोंग को बस इतना ही अटेंशन मिलने वाला था। शाम ढल रही थी और अंधेरा हो रहा था। रेल बंद होने में अब आधे घंटे से भी कम का टाइम बचा था। वापस आने वाले स्टूडेंट्स की भीड़ अब कम हो रही थी। दूसरे स्कूलों ने तो अपना सामान पैक करना भी शुरू कर दिया था। लू जिंग होंग अभी भी इंतजार कर रही थी उस मिस्टीरियस इंसान फादर के अपीयर होने का, लेकिन जैसे जैसे क्लोजिंग टाइम पास आ रहा था उनका कोई नामो निशान नहीं था। तभी जांग यूरोंग भागती हुई आई। उसका चेहरा फिक्र से उतरा हुआ था। प्रिंसिपल, क्या आप में से किसी ने ली मोरन को देखा है? जाओ दिल्ली ने ऊपर देखा। आओ टीचर जांग, इतनी जल्दबाजी क्यों? जांग यूरोंग ने धीरे से कहा, ली मोरन पूरे 2 दिनों से रेलम के अंदर है और उसका अब तक बाहर ना आना मुझे सच में फिक्र हो रही है। जाओ दिल्ली की भौहें सिकुड़ी। वो कभी एक स्टूडेंट्स के तौर पर ली मोरन की सच में फिक्र करते थे, पर किस्मत को
कुछ और ही मंजूर था और उस लड़के ने एफ रैंक्ड टैलेंट अवेकन किया। कहा जाता था कि टीचर जांग और ली मोरन काफी करीब है और वो लगभग उसकी गार्जियन जैसी ही थी। उनकी फिक्र करना नेचुरल था। लू जिंग होंग ने थोड़े कंफ्यूजन के साथ कहा, मैंने उसे डीप जोन में देखा था। उस वक्त वो जिंदा था, पर अब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जांग यूरोंग का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने डीप जोन कहा, यहाँ तक कि जाओ दिल्ली भी घबरा गए। एक एफ रैंक टेमर भला डीप जोन में क्यों जाएगा? क्या वो मरना चाहता था? डीप जोन के क्रीचर्स हर लेवल पर टेरिफाइंग थे। अगर लूजिंग होंग भी वहां मुश्किल में पड़ गई थी तो ली मोरन के पास तो कोई चांस ही नहीं था। रेलम बंद होने में अब 3 मिनट से भी कम बचे थे। तभी एक आवाज आई, जाओ। दिल्ली ने धीरे से कहा, टीचर जांग, रेलम अब बंद होने वाला है। अगर ली मोरन अभी भी बाहर नहीं आया है तो मुझे डर है कि उन्होंने सेंटेंस पूरा नहीं थी। इशारा एकदम साफ था। ली मोरन शायद अंदर मर चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। जांग यूरोंग का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुश्किल से सांस ले पा रही थी। लू जिंग होंग की भौहें भी सिकुड़ी। क्या वो कभी का जीनियस सच में वहां मर चुका है? टाइम खत्म, रेलम बंद हो रहा है। ऑफिशियल की आवाज गूंजी, रेलम बंद हो गया। और ठीक उसी पल मैं बाहर निकला। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, मोरन। मैंने ऊपर देखा, जांग यूरोंग। उनके चेहरे पर सुकून का एक भाव आ गया। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराया। वो सीधे मेरे पास भागती हुई आई और मेरे हाथ पकड़ लिए। वो अभी भी काफी डरी हुई थी। शुक्र है मोरन, तुम बाहर आ गए। तुम इतनी देर तक अंदर थे, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। उन्होंने अपना होठ पीछा। उनकी आंखें लाल थी। उन्हें ऐसे देखकर मेरे सीने में कुछ महसूस हुआ। आपको परेशान करने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, बस तुम सेफ हो। जांग यूरोंग ने एक लंबी सांस ली। जिस पल रेल बंद हुआ था वो इतनी डर गई थी कि लगभग बेहोश ही होने वाली थी। लू जिंग होंग ने मेरी तरफ एक नजर डाली। उसकी आंखों में थोड़ा कंफ्यूजन था कि मैं पूरी तरह बिना किसी चोट के बाहर आ गया हूँ। यह उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। लेकिन उसे जिस बात ने और ज्यादा पजल्ड कर रखा था वो ये कि फादर अभी तक अपीयर नहीं हुए थे। प्रिंसिपल जाओ, दिल्ली एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ चलकर आए। मिस्टर ली मोरन, चूंकि तुम बाहर आ गए हो तो जाओ और अपना रिजल्ट रजिस्टर कराओ। मैंने सिर हिलाया और ऑफिशियल्स के पास चला गया। कुछ ही देर बाद मेरा रिजल्ट अनाउंस किया गया। चिंगयुई हाईली, मोरन स्पिरिट बीस्ट किल्स 1368। जब वो नंबर पढ़ा गया तो पूरा एरिया एकदम सन रह गया। जाओ, दिल्ली ने मुश्किल से फुसफुसाते हुए कहा, पक्का काउंटिंग में कोई एरर हुआ होगा। ऑफिशियल ने फ्लैटली कहा, हमारे फॉर्मेशन सील्स को स्पेशली रीइंफोर्स किया गया है। काउंटिंग में कोई एरर नहीं है। वो खुद भी उस नंबर को देखकर दंग रह गया था और उसने उसे कई बार चेक किया था। चाहे उसने जितने भी तरीकों से वेरीफाई किया हो, काउंट एकदम सही था। लूजिंग होम चिल्लाई, यह इम्पॉसिबल है। एक एफ रैंक टेमर इतने सारे शिकार कैसे कर सकता है? मैंने उसकी तरफ देखा और शांति से कहा, 3 सालों तक भले ही तुम मेरे नीचे रहना एक्सेप्ट नहीं कर पाई, पर कम से कम तुम्हारे पास मेरा पीछा करने की हिम्मत तो थी। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरा रिजल्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो? लू जिंग होंग की आंखें फटी की फटी रह गई। उस मोमेंट पर उसे लगा जैसे वो उस फिगर को फिर से देख रही हो, वो जीनियस जो पूरे 3 सालों तक उसके ऊपर खड़ा रहा था। जाओ, दिल्ली भी एकदम दंग रह गए। मिस्टर ली मोरन, तुमने ये सब कैसे किया? एक एफ रैंक टेमर के लिए ऐसे रिजल्ट्स लाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि जांग यूरोंग भी शौक और खुशी के बीच फंसी हुई थी। मैंने अपना जवाब पहले ही तैयार कर रखा था। मैंने सावधानी से कहा, प्रिंसिपल, आपको कैसे पता कि मैंने सिर्फ एक ही एफ रैंक टैलेंट अवेकन किया है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास डुअल टैलेंट है? मैंने सिर हिलाया। डुअल टैलेंट से भी बढ़कर एक चेन टैलेंट। मेरा दूसरा टैलेंट जब पहले वाले के साथ मिलता है तो वो एक ऐसी पावर प्रोड्यूस करता है जो एक एसएसएस रैंक टैलेंट को भी पीछे छोड़ दे। ये सुनते ही जाओ दिल्ली खुद को और नहीं रोक पाए। वो जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। किस्मत चिंगयुई हाई पर मेहरबान थी। चेन टैलेंट, सिर्फ इन 2 शब्दों ने ही उन्हें खुशी से पागल कर दिया था। ये डुअल टैलेंट से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। डुअल टैलेंट ज्यादा से ज्यादा 1 + 1 = 2 वाला इफेक्ट देता था, पर चेन टैलेंट का मतलब था 1 + 1 = 11। हिस्ट्री में जब भी किसी ने चेन टैलेंट अवेकन किया था वो पूरी दुनिया को हिला देने वाली हस्ती बना था। जांग यूरोंग का चेहरा भी चमक उठा। मोरन, क्या सच में तुमने चेन टैलेंट अवेकन किया है? मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, वरना मेरे ऐसे रिजल्ट्स कैसे आते? मोरन, ये तो इनक्रेडिबल है। जांग यूरोंग मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी। उन्हें बहुत डर था कि एफ रैंक टैलेंट की वजह से तुम डिप्रेशन या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली राह पर न चले जाओ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कहानी इतनी पूरी तरह से पलट जाएगी। जाओ, दिल्ली तुरंत मेरे पास लपके जैसे मेरी मदद करने के लिए खुद पर से ही गिर रहे हो। मिस्टर ली मोरन, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? और टीचर जांग, आपने इस स्टूडेंट्स को पढ़ाकर कमाल कर दिया है। मैं आपको इस साल का आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड दे रहा हूँ। आपका बोनस कंफर्म है और आपकी परफॉर्मेंस सैलरी भी डबल की जाती है। और मिस्टर ली मोरन, नेशनल एनुअल स्कॉलरशिप और सारे एकेडमिक ग्रांट्स प्रिंसिपल का डिसीजन है कि वो सब आपको मिलेंगे। वो जानते थे कि जांग यूरोंग और मेरे बीच कितना क्लोज बॉन्ड है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये कार्ड खेला था। और जाहिर है मेरे लिए मिलने वाले रिवॉर्ड्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जांग यूरोंग ने उन्हें दिल से थैंक यू कहा। मैंने भी बिना किसी शिकायत के ये सब एक्सेप्ट कर लिया। जांग यूरोंग की सैलरी कभी ज्यादा नहीं रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए अपने घर का रेंट तक टाइम पर नहीं भरा था। इन रिवॉर्ड्स के साथ वो कम से कम अब कंफर्टेबल रहेंगी। प्रिंसिपल के साथ थोड़ी और बातें करने के बाद मैंने सीधे कहा, ठीक है प्रिंसिपल, अब मैं घर जा रहा हूँ। जाओ, दिल्ली ने एक्साइटमेंट में सिर हिलाया। बिल्कुल बिल्कुल,
आप जाइए, और मिस्टर लीमोरन कल का एग्जाम मत भूलना। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं खुद आपको पिक करने आ सकता हूँ। इस प्रिंसिपल के पास लोगों को मक्खन लगाने का गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। मैंने तुरंत मना कर दिया, कोई बात नहीं, सिस्टर रू मुझे ले जाएंगी। मेरी यहाँ और रुकने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने प्रिंसिपल को बाय कहा और जांग यूरोंग की तरफ मुड़ा। सिस्टर रू चलिए चलते हैं, 2 दिनों से अंदर खाने को कुछ खास नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। जांग यूरोंग की आंखें मुस्कुराते हुए चमक उठी। हाँ हाँ चलो, घर चलकर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। जैसे ही हम दोनों मुड़े, लू जिंग होंग सीधे मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसकी भौहें चरी हुई थी और एक्सप्रेशन एकदम जमा देने वाला ठंडा। मैंने तेवर चराए, मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो लू जिंग होंग? लू जिंग होंग ने अपना होठ भींचा। उसके चेहरे पर साफ साफ दुख और शिकायत के भाव थे। उसने कहा, ली मोरन, क्या तुम वही हो जिसने खुद को फादर कहा था? मैंने उसकी तरफ एकदम नीची नजर से देखा। कौन फादर? यह कैसा अजीब और घटिया नाम है। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। हालांकि अगर तुम मुझे उस नाम से बुलाना चाहती हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ। लू जिंग होंग का धीरज जवाब दे गया। उसे पूरी लाइफ में कभी किसी ने इस तरह से जवाब नहीं दिया था। ये ली मोरन ही है, सिर्फ ली मोरन ही हो सकता है। उसने अपने दांत पीसे। तुम अभी भी नहीं मान रहे? डीप जोन में मेरी जान बचाने वाला तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने फिर से अपना सिर हिलाया। मुझे याद नहीं कि हम दोनों कहीं मिले थे। क्या तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा सोच रही हो कि तुम्हें अब हर जगह मैं ही दिखने लगा हूँ? सिस्टर रू चलिए। मैंने जोंग यूरोंग का हाथ पकड़ा और वहां से चल दिया। हमें पीछे से जाते देख लो। जिंग होंग को सब कुछ और भी फैमिलियर और इरिटेटिंग लगने लगा। जैसे ही उसके दिमाग में फादर नाम आया, उसे पक्का यकीन हो गया कि उसके साथ गेम खेला गया है। उसका दुख अब गुस्से में बदल गया। हमें दूर जाते देख लो। जिंग होंग ने दांत पीस कर कहा, तुम नहीं मानोगे। ठीक है ली मोरन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे हमेशा बच जाओगे? जब मैं सबको बताऊंगी कि वो तुम ही हो, तब देखते हैं तुम कब तक ये नाटक करते हो। और जब वो दिन आएगा, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। वो मन ही मन पहले से ही जंग की तैयारी कर रही थी। वो भारी कदमों के साथ वहां से चली गई। जाओ दिल्ली ये सब बड़े मजे से देख रहे थे। जवानी भी क्या चीज है। वो खुद भी जाने के लिए मुड़े और तभी किसी से जोर से टकरा गए। उन्हें काफी दर्द हुआ और उनके मुंह से चीख निकल गई। कौन सा बेवकूफ बच्चा है जो देखकर नहीं चल रहा? बड़ों की इज्जत करना भूल गए क्या? जाओ दिल्ली ने नाक पर हाथ रखा और आंखों में आए आंसू पोंछने लगे। जब उन्हें धुंधला दिखना बंद हुआ और सामने वाले का चेहरा साफ दिखा तो वो उसे तुरंत पहचान गए। क्या यह मिस्टर जो है? आप यहाँ कैसे? वो आदमी जो वैन जांग था, जो कॉर्पोरेशन का मालिक। प्रिंसिपल जाओ, मेरा बेटा जो यान चेंग अब तक बाहर क्यों नहीं आया? ये सवाल सुनते ही जाओ दिल्ली के होश उड़ गए। जो यान बाहर नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? रेल बंद हो चुका था, जिससे बाहर आना था वो आ चुका था। जाओ दिल्ली ने अपने दिमाग पर जोर डाला और रियलाइज किया कि उन्होंने सच में जो यान को कहीं नहीं देखा। जो वैन जांग ने जाओ दिल्ली के चेहरे के भाव पढ़े और उनका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। प्रिंसिपल जाओ, मैंने अपना बेटा आपके स्कूल के भरोसे छोड़ था। मैंने यहाँ काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं। जाओ दिल्ली ने जल्दी से कहा। मिस्टर जो प्लीज शांत हो जाइए। पक्का कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा। जो यान शायद अंदर गलती से फंस गया होगा। मैं तुरंत गवर्नर ऑफिस से कांटेक्ट करता हूँ ताकि रेल को फिर से खुलवाया जा सके और लोगों को उसे ढूंढने भेजा जाए। किसी स्टूडेंट का बिगिनर रेल में फंस जाना या मर जाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उन केसेस में अक्सर कम टैलेंट वाले साधारण स्टूडेंट्स होते थे। वैसी मौतें एक कड़वे सच की तरह नॉर्मल मानी जाती थी। यहाँ तक कि जब उन्हें पता चला था कि तुम रेल में जा रहे हो तो जाओ दिल्ली ने खुद को तैयार कर लिया था कि शायद तुम वापस ना आओ। और फिर भी तुम पूरी तरह सेफ बाहर आए थे। जबकि जो यान चेन गायब था, कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। जो वैन जांग ने ठंडी आवाज में कहा। प्रिंसिपल जाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक मेरा बेटा यान मुझे सही सलामत मिल जाए। अगर उसे कुछ भी हुआ जिसकी वजह से वो ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाया तो जो कॉर्पोरेशन का चिंगयुई हाई में इन्वेस्टमेंट आज ही खत्म समझिए। उन्हें अभी भी यह ख्याल नहीं आया था कि जो यान मर भी सकता है। उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। एस रैंक बीस्ट टैलेंट और साथ में हेवन बर्निंग फ्लेम टाइगर जैसा टॉप टियर बीस्ट। इस कॉम्बिनेशन के साथ रेल में कुछ भी गलत होने का कोई चांस ही नहीं था। उन्होंने जो यान को बार बार वार्निंग भी दी थी कि डीप जोन में एंटर मत करना। जो वैन जोंग ने अज्यूम कर लिया कि पक्का ट्रांसफर टोकन में कोई खराबी आ गई होगी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाया और जो यान चेंग बाहर नहीं निकल सका। ऐसा पहले भी हो चुका था। जाओ दिल्ली तुरंत मान गए और जल्दी से गवर्नर ऑफिस की तरफ भाग पड़े। अगली सुबह चिंगयुई हाई में स्टूडेंट्स पहले ही प्लाजा में इकट्ठे हो चुके थे। आज ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन का दिन था। वो दिन जो अनगिनत नए टेमर्स का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। एक्साइटमेंट कई दिनों से बढ़ती जा रही थी। किसी भी नॉर्मल साल में प्रिंसिपल जाओ दिल्ली बाहर आते और एक एनकरेजिंग स्पीच देते। आज अजीब बात थी, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। टीचिंग हेड आगे आए, सब लोग ध्यान दे। प्रिंसिपल को रोक लिया गया है, वो अभी भी गवर्नर ऑफिस में है। आज का एग्जामिनेशन मेरी सुपरविजन में होगा। बाहर कोच बसों का एक काफिला पहले से ही लाइन में खड़ा था। टीचिंग हेड के लीड में स्टूडेंट्स क्लास के ऑर्डर के हिसाब से बस में चढ़े। रास्ते में सब आपस में फुसफुसा रहे थे। प्रिंसिपल कहाँ रह गए? एग्जाम के दिन भी नहीं आए। पता नहीं, शायद किसी ब्लाइंड डेट पर गए होंगे। ये अटकलें थोड़ी देर ही चली। करीब 15 मिनट बाद वो एग्जाम ग्राउंड्स पर पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल प्लाजा फैला हुआ था जिसके चारों तरफ अनगिनत ऊंचे पत्थर के खंबे पिलर्स थे, कम से कम दर्जनों। पास ही एक पवेलियन था। उसके ऊपर वाले लेवल से एग्जाम फ्लोर के हर हिस्से को ऑब्जर्व किया जा सकता था।
एक आवाज गूंजी, कैंडिडेट्स, मेरा नाम जो क्यांग है और मैं आज के एग्जामिनेशन का चीफ एग्जामिनर हूँ। मैं अब रूल्स अनाउंस करूंगा, कोई भी बात नहीं करेगा, जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अभी ये शब्द मुंह से निकले ही थे कि कोई डिसबिलीफ में बड़बड़ाया, बात करना मना है। ये कैसा रूल है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पत्थर के खंभों में से एक ने सीधे उस पर रोशनी की एक बीम छोड़ी। उसके बाद एक कोल्ड अनाउंसमेंट हुई, इस कैंडिडेट ने रूल्स वायलेट किए हैं और इसे ग्रैंड बीस्ट एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसे मौके पर ही ग्राउंड से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया। सब लोग सन्न होकर खामोशी से देखने लगे। कई लोगों ने तो अपने दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं गलती से भी कोई शब्द ना निकल जाए। इस इंटरप्शन के बाद जोआंग ने रूल्स अनाउंस करना जारी रखा। एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस है। स्टेज 1 कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी असेसमेंट। सभी कैंडिडेट्स का कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होगा, जिसमें 20 टियर, ब्लड लाइन स्ट्रेंथ, कॉम्बैट लेवल, थियोरेटिकल नॉलेज और बाकी चीजें शामिल है। टोटल 10 असेसमेंट्स होंगे, हर एक 30 पॉइंट्स का। मैक्सिमम स्कोर 150 पॉइंट्स। स्टेज 2 फील्ड कॉम्बैट असेसमेंट। सभी कैंडिडेट्स को रैंडमली एक आउटडोर जोन में ट्रांसफर किया जाएगा 3 दिन की वाइल्डरनेस सर्वाइवल एक्सरसाइज के लिए। हर कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर और स्कोर किया जाएगा। इस स्टेज का मैक्सिमम स्कोर 300 पॉइंट्स। आस्टर्स स्टेज 3 ट्रायल टावर नीचे आएगा। सभी कैंडिडेट्स टावर में एंटर करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से ट्रायल देंगे। इस स्टेज के दौरान 10 बड़ी अकेडमीज के रिक्रूटमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहेंगे और हर कैंडिडेट को रियल टाइम में ऑब्जर्व करेंगे। मैक्सिमम स्कोर 300 पॉइंट्स। तीनों स्टेजेस के खत्म होने पर टोटल स्कोर्स कैलकुलेट किए जाएंगे और रैंकिंग फाइनल की जाएगी, ये डिसाइड करने के लिए कि इस साल का प्रोविंशियल टॉप स्कोरर कौन है। स्टेज 2 में जाने के लिए कैंडिडेट्स को स्टेज 1 के हर कंपोनेंट को पास करना होगा और कम से कम 120 का टोटल स्कोर लाना होगा। स्टेज 3 में जाने के लिए कैंडिडेट्स को स्टेज 2 सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा और कम से कम 240 का टोटल स्कोर लाना होगा। रूल्स एकदम क्लियर थे, सबने उन्हें सुन लिया था। सभी कैंडिडेट्स प्लीज लाइन बनाए और एग्जामिनेशन शुरू करने के लिए लाइट कॉलम्स में एंटर करें। पूरे प्लाजा में लाइनें लग गई। हर कैंडिडेट एक लाइट कॉलम के सामने खड़ा हुआ। रोशनी की एक बीम नीचे आई और उसने उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। जल्दी ही मेरी बारी आई। लाइट कॉलम का इंटीरियर एक अजीब सी जगह थी, जहां मैं एकदम अकेला था। आसपास सब कुछ ब्लैंक और सफेद था। एक स्कैनिंग लाइट मुझ पर घूमी और मेरी इंफॉर्मेशन अपीयर हुई। कैंडिडेट नेम ली मोरन, एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर 0216 क्रो 1,75,200 RT, बीस्ट टैलेंट एल्ड्रिच F रैंक, रजिस्टर्ड बीस्ट कतुलू। एग्जाम फ्लोर को ओवरलुक करने वाले पवेलियन में सफेद रोब पहने एक बुजुर्ग नीचे लाइट कॉलम्स पर लगातार नजर रखे हुए थे। वो हर कैंडिडेट की सिचुएशन रिव्यू कर रहे थे। ये जो जैन थे, चीफ एग्जामिनर। जैसे ही लाइट कॉलम्स पल्स हुए, उनके पीछे कई मिडिल एज आदमी अपीयर हुए। वो हेल्प करने के लिए फेलो एग्जामिनर्स थे। उनमें से एक बोला, मिस्टर जो, सभी स्टूडेंट्स असेसमेंट स्पेस में एंटर कर चुके हैं। जो जोंग ने एक बार सिर हिलाया, अंडरस्टूड। थोड़ी ही देर बाद एग्जामिनर्स के सामने इंफॉर्मेशन की एक पूरी झड़ी लग गई। मेरी इंफॉर्मेशन सबसे टॉप पर थी। यह इस साल के सिमुलेशन एग्जाम का टॉप स्कोरर है। इसके पास F रैंक टैलेंट कैसे है? उसके प्रिंसिपल ने मेंशन किया था कि उसने शायद एक चेन टैलेंट अवेकन किया है। एक चेन टैलेंट, यह तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। युआन इस साल एक और एक्सेप्शनल टैलेंट प्रोड्यूस करने वाला है। उसका बीस्ट अजीब है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। शायद उसके चेन टैलेंट से जुड़ा हो। मैंने सुना है कि उसका चेन टैलेंट बीस्ट को म्यूटेट करने देता है। एग्जामिनर्स आपस में नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे। वो मुझ में क्लियरली इंटरेस्टेड थे। जो ने कहा, ठीक है, स्पिरिट पावर असेसमेंट से शुरू करते हैं। देखते हैं ली मोरन का स्पिरिट पावर इंडेक्स कितना आता है। असेसमेंट स्पेस में एक टेस्टिंग मोनोलिथ शिलालेख अपीयर हुआ। हर कैंडिडेट ने शुरू किया। कैंडिडेट शियाओई, टैलेंट ग्रेड B, स्पिरिट पावर इंडेक्स 1076। कैंडिडेट लू मिनमान, टैलेंट ग्रेड C, स्पिरिट पावर इंडेक्स 1003। कैंडिडेट है वू जोंग, टैलेंट ग्रेड S, स्पिरिट पावर इंडेक्स 2038। स्पिरिट पावर इंडेक्स एक एक करके एग्जामिनर्स के सामने आने लगे। एक टेमर का स्पिरिट पावर इंडेक्स उसके बीस्ट की स्ट्रेंथ से जुड़ा होता है। आमतौर पर एक बार जब बीस्ट ग्रोथ स्टेज में एंटर कर जाता है तो टेमर का इंडेक्स 1000 को पार कर जाता है। अगर नहीं करता तो इसका मतलब टैलेंट बहुत खराब है या बीस्ट की क्वालिटी बहुत लो है। एग्जाम में उसी हिसाब से बेंचमार्क थे। जिस भी कैंडिडेट का इंडेक्स 1000 से नीचे गिरेगा वो इस कंपोनेंट में फेल हो जाएगा। वहीं लू जिंग होंग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ मोनोलिथ पर रखा। कैंडिडेट लू जिंग होंग, टैलेंट ग्रेड SS, स्पिरिट पावर इंडेक्स 4216, 4000 के ऊपर। ये तो काफी बड़े मार्जिन से एक नया रिकॉर्ड है ना? हाँ, पिछला रिकॉर्ड 10 साल पहले एक SS रैंक टैलेंट वाले कैंडिडेट ने बनाया था और वो मुश्किल से 3000 तक पहुंचा था। रिमार्केबल। लू जिंग होंग ने एग्जामिनर्स को जेन्युइनली इंप्रेस कर दिया था। तभी एक रीडिंग देखकर वो सब सुन रह गए। कैंडिडेट ली मोरन, टैलेंट ग्रेड F, स्पिरिट पावर इंडेक्स 12678। एग्जामिनर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। 10,000 के ऊपर का इंडेक्स, वो तो एक मैच्योर स्टेज वाले बीस्ट की रेंज होती है। ये पॉसिबल नहीं है। 10,000 के ऊपर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या मोनोलिथ टूटा हुआ है? जो जोंग की भौहें गहरी सिकुड़ी। उन्होंने तुरंत चेकिंग शुरू की। एक मोमेंट बाद उन्होंने चैन की सांस ली। ये टूटा हुआ है, मैं इसे स्वैप कर देता हूँ, उससे फिर से टेस्ट कराओ। ये सुनकर एग्जामिनर्स को
विजिबली सुकून मिला। ये ज्यादा सेंस बनाता है। भला किसी का इंडेक्स इतना हाई कैसे हो सकता है? तो वो बस एक टूटा हुआ मोनोलिथ था। मिस्ट्री सॉल्व हो गई। वापस असेसमेंट स्पेस में मैंने अभी खत्म ही किया था कि रिटेस्ट की रिक्वेस्ट आ गई। मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड था, लेकिन फिर भी मैंने इसे दोबारा किया। कैंडिडेट ली मोरन, टैलेंट ग्रेड F, स्पिरिट पावर इंडेक्स 8702। एग्जामिनर अब अपनी सीट पर टिक नहीं पा रहे थे। वो पूरी तरह से हक्के बक्के होकर रिजल्ट को घूर रहे थे। जो जोंग ने मोनोलिथ को फिर से चेक किया। सब कुछ एकदम परफेक्ट वर्किंग ऑर्डर में था। इक्विपमेंट एकदम सही था। रीडिंग रियल थी। उसने ये कैसे किया? 18,000 का स्पिरिट पावर इंडेक्स हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि 8,000 भी कभी किसी का नहीं आया। एग्जामिनर्स जोआंग की तरफ मुड़े। मिस्टर जाओ, अब हम क्या करें? जोआंग ने एक ठंडी सांस ली। इस कंपोनेंट ने उसे फुल मार्क्स दे दो। इसे रिकॉर्ड करो और आगे बढ़ो। बाकी असेसमेंट्स जारी रखो। किसी के पास इससे बेहतर सुझाव नहीं था। उन्होंने उनकी बात मानी और अगले कंपोनेंट की अनाउंसमेंट की। बीस्ट ब्लड लाइन असेसमेंट। सभी कैंडिडेट्स प्लीज अपने बीस्ट को समन करें। इंस्ट्रक्शन मिलते ही पूरे असेसमेंट स्पेस में कैंडिडेट्स ने अपने बीस्ट समन किए। मैंने कतुलू को बाहर निकाला। एक स्कैनिंग बीम उस पर गिरी। बीस्ट नेम कतुलू, ब्लड लाइन मिथिक। कतुलू के इंडिकेटर्स का पूरा सेट पढ़ने के बाद एग्जामिनर्स पहले से भी ज्यादा हिल गए थे। मिथिक ब्लड लाइन, क्या मैं ये सही पढ़ रहा हूँ? हे भगवान, पूरे देश में मिथिक ब्लड लाइन वाले बीस्ट्स की संख्या 100 से भी कम है। जो जुंग जोंग की तेज नजरों ने कुछ नोटिस किया। रुक, ब्लड लाइन सस्पेक्ट दिखा रही है। ये मिथिक से भी ऊपर हो सकती है। एग्जामिनर्स ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं बोले। मिथिक ब्लड लाइन, इस कंपोनेंट में तो नेचुरली फुल मार्क्स ही मिलने थे। जो जुंग ने अपनी हैरानी को दबाया और जारी रखा। चलिए इसकी स्ट्रेंथ रेटिंग चेक करते हैं। कतुलू का और डेटा एग्जामिनर्स के सामने आया। कतुलू स्ट्रेंथ रेटिंग, स्ट्रेंथ SS+, एजिलिटी SS+, मेंटल मेजरमेंट लिमिट से बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन मेजरमेंट लिमिट से बाहर, स्किल्स SS+, ओवरऑल रेटिंग SS+। हर एक इंडिकेटर ने अपर लिमिट को तोड़ दिया था। असेसमेंट स्पेस के रेटिंग सिस्टम की एक सीलिंग थी, यानी पीक कंडीशन में एक मेच्योर स्टेज वाले बीस्ट की थ्योरेटिकल मैक्सिमम लिमिट। उस लिमिट तक पहुंचने पर SSS रेटिंग मिलती थी। लेकिन कतुलू के कई इंडिकेटर्स उस थ्योरेटिकल मैक्सिमम से भी ऊपर निकल चुके थे, इसीलिए वहां प्लस के साइन थे। इतना ही नहीं, इसके मेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स तो उस रेंज से ही बाहर थे जिसे वो स्पेस मेजर कर सकता था। यह बीस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मुझे समझ आया कि ली मोरन का स्पिरिट पावर इंडेक्स 18,000 कैसे पहुंचा। इसका बीस्ट तो आउटरेजियस है। स्ट्रेंथ और एजिलिटी दोनों मेजरमेंट सीलिंग को हिट कर रही थी। मेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों उससे भी परे असेस करना नामुमकिन। उनमें से किसी ने भी पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ली मोरन के रिजल्ट्स के सामने एग्जामिनर्स को अपनी पूरी समझ की नींव हिलती हुई महसूस हुई। उनका पूरा वर्ल्ड व्यू बिगुरने लगा था। जो जांग ने कुछ सेकंड्स तक लंबी सांसें ली, फिर खुद को संभाला। उन्होंने कहा, स्कोर्स रिकॉर्ड करो, उसे फुल मार्क्स दे दो। चलिए अब इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी देखते हैं। असेसमेंट स्पेस शिफ्ट हुआ। हर कैंडिडेट के सामने लकड़ी का एक ट्रेनिंग डमी अपीयर हुआ। प्लीज अपने बीस्ट की सबसे पावरफुल स्किल यूज करके डमी पर स्ट्राइक करें। सबसे पावरफुल स्किल, कतुलू के पास सिर्फ 3 स्किल्स थी। सबसे स्ट्रॉन्ग टेंटेकल स्ट्राइक थी। मैंने तुरंत ऑर्डर दिया। हवा में एक तेज तरार आवाज गूंजी। एक टेंटेकल डमी के चारों तरफ लिपटा और उसे बस एक बार प्यार से भींचा। डमी का चूरा हो गया, वो पाउडर बन गई। मैं थोड़े बेबस एक्सप्रेशन के साथ रिजल्ट को घूरने लगा। ये ऐसे ही क्यों बिखर गया? ये डमी तो बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि एग्जामिनर्स मुझसे भी ज्यादा दंग थे। वो डमी एक मैच्योर स्टेज बीस्ट के फुल स्ट्रेंथ वार को सहने के लिए बनाई गई थी। उसने इसे बस तबाह कर दिया। उसके बीस्ट की स्ट्रेंथ रेटिंग पहले ही मेजरमेंट लिमिट्स को पार कर चुकी है। डमी का टूटना तो उसके लिए एकदम नॉर्मल बात लग रही है। वाकई कमाल है। ये बंदा तो कुदरत का करिश्मा है। थोड़ी चर्चा के बाद मेरा स्कोर रिकॉर्ड कर लिया गया। फिर से फुल मार्क्स। जुआंग आगे बढ़े और अगले असेसमेंट की अनाउंसमेंट की। कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी टेस्ट में कई चीजें कवर की गई। टेमर और बीस्ट के बीच अफेक्शन लेवल, कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सबकी एक एक करके टेस्टिंग हुई। कहने की जरूरत नहीं है, हर जगह फुल मार्क्स मिले। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एक के बाद दूसरा असेसमेंट आता गया। स्पेस फिर से शिफ्ट हुआ। हर कैंडिडेट के सामने एक खूंखार दिखने वाला स्पिरिट बीस्ट अपीयर हुआ। मेरे सामने जो था वो ब्लेड से ढका हुआ एक टाइगर था। गुस्से में उसके शरीर के ब्लेड्स चमकने लगते थे। बहुत ही टेरिफाइंग साइट। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। ब्लेड इज सेवेज टाइगर। सुना था कि ये चीजें कम से कम लेवल 20 पर ही दिखती है। फाइनल असेसमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। सभी कैंडिडेट्स किसी भी तरीके से प्लीज ब्लेड एज सेवेज टाइगर के अटैक के सामने 3 मिनट तक सर्वाइव करें। पूरे स्पेस में कैंडिडेट्स ने खुद को तैयार किया। आपके सामने वाला ब्लेड एज टाइगर जाहिर तौर पर कुछ खास था, जिसे स्पेशली सिलेक्ट किया गया था, और ये ज्यादातर कैंडिडेट्स के बीस्ट की झेलने की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यह कंपोनेंट ये टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था कि एक टेमर वैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है जहां जीतना नामुमकिन हो। मैं बिना हिचकिचाहट के मुड़ा। एक शार्प आवाज आई। कतुलू का टेंटेकल बिजली की तरह निकला और ब्लेड एज सेवेज टाइगर के आर पार हो गया। टाइगर को अटैक करने का मौका ही नहीं मिला। वो शुरू करने से पहले ही चिथड़े हो चुका था। एग्जामिनर्स जमकर रह गए। उसने ब्लेड एज सेवेज टाइगर को मार दिया। जो उसे असाइन किया गया था वो लेवल 25 का था। मिस्टर जो, हम इसे कैसे स्कोर करें? जुआंग ने बेबसी से कहा। फुल मार्क्स। इसकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को टेस्ट करना क्लियर
क्लियरली पॉसिबल नहीं है। बाकी एग्जामिनर्स भी उतने ही लाचार लग रहे थे। अब और कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद थ्योरी एग्जाम है, आखिरी कंपोनेंट। मुझे लगता है इसमें भी उसे फुल मार्क्स ही मिलेंगे। एक एग्जामिनर पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं था। थ्योरी एग्जाम कैंडिडेट्स से गहरी प्री स्टडी नॉलेज की डिमांड करता था। किसी भी हाल में परफेक्ट स्कोर लाना बहुत रेयर था। जोआंग ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें नहीं पता, स्टूडेंट्स ने अपने हाई स्कूल के 3 सालों में हर थ्योरी एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की है, हमेशा फुल मार्क्स। बाकी चीजें जितनी आसानी से हो गई, उससे धोखे में मत आना। थ्योरी असल में उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एग्जामिनर्स एकदम शॉक में थे और पहले से भी ज्यादा इंप्रेस। एक ऐसा कैंडिडेट जिसके पास इस लेवल की रॉ पावर हो और साथ ही थ्योरी की इतनी गहरी नॉलेज, ऐसा लगभग कभी सुना नहीं गया था। ऐसा लग रहा था कि इंपीरियल कैपिटल एकेडमी को इस साल एक नया मेंबर मिलने वाला है। इंपीरियल कैपिटल एकेडमी, मुझे लगता है कि वो इस साल का नेशनल टॉप स्कोरर बनने वाला है। भाई, इस वाली स्टोरी का फंडा एकदम सिंपल है। अगर इसे रियल लाइफ में समझे ना, तो और भी सिंपल हो जाता है। 1, अपनी वैल्यू खुद समझ। जब वो लड़का ऑक्टोपस उठा रहा था, सब हंस रहे थे, लेकिन उसे पता था वो क्या कर रहा है। मतलब लोग कुछ भी बोलेंगे, पर अगर तुझे खुद पर भरोसा है ना, वही काफी है। 2, मौके को पहचान। सबको वो बस एक मरता हुआ ऑक्टोपस लगा, पर हीरो को उसमें चांस दिख गया। सिंपल बात, जहां बाकी लोग इग्नोर करते हैं, वहीं असली अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। 3, अपनी कमी को ताकत बना। उसका टैलेंट एफ रैंक था, सुनने में बेकार लगता है, लेकिन वही उसकी स्ट्रेंथ बन गया। मतलब जो तुझे अपनी वीकनेस लगती है, वही तुझे सबसे अलग बना सकती है। 4, सही कॉम्बो जरूरी है। तुलू पावरफुल था, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकता था। हीरो के साथ मिला तो गेम बदल गया। मतलब अकेले सब नहीं होता, सही लोग और स्किल्स भी चाहिए। 5, लालच मत कर, दूर का सोच। हीरो बड़े ऑप्शन के पीछे नहीं भागा, उसने छोटा चुना क्योंकि उसे फ्यूचर दिख रहा था। सिंपल, शॉर्ट टर्म के पीछे मत भाग, लॉन्ग टर्म सोच। बस शॉर्ट में भाई खुद पर भरोसा रख, अपनी कमजोरी को यूज कर और सही मौके को पकड़। बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा।